इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही न्यू यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं और इस न्यू यूनिट का नाम है ट्रेड निगोशिएशंस। ठीक है, सो ट्रेड निगोशिएशंस जो है दिस इज योर चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3, राइट। बच्चों एग्जैक्टली हम लोगों को ये यूनिट क्यों पढ़ना चाहिए, इसका क्या प्रैक्टिकल रेलेवेंस है, इंपॉर्टेंस है, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मान के चलो अगर इंडिया में दो लोग आपस में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर मान के चलो एक पर्सन गुड्स बेच रहा है दूसरे पर्सन को और दोनों में कुछ डिस्प्यूट आता है, तो हमारे देश में ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कुछ लॉज बने, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट आ जाएगा या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग जब अपने देश में ऐसा कुछ ट्रेड करते हैं, गुड्स को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो बहुत सारे लॉज आ जाएंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ जाएगा, सही है। तो ये सारे लॉज जो है ना, ये एक यूनिफॉर्मिटी तय करते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है, कुछ डिस्प्यूट होता है, तो उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। तो अब ये ट्रेड निगोशिएशंस एग्जैक्टली ये यूनिट में क्या क्या कवर होगा बच्चों। अभी देखो क्या होता है, हम लोग अब बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, सही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया अगर कोई दूसरे देश में अगर अपनी गुड्स को एक्सपोर्ट करता है, या फिर हमारे देश में कोई दूसरे देश से गुड्स आते हैं, इंपोर्ट होता है, तो ये दो देशों के बीच में किस तरीके से एग्रीमेंट होगा। तो ये सब कुछ सेटल करने के लिए एक ऐसा बॉडी बनाना बहुत जरूरी है, इंटरनेशनल बॉडी होना चाहिए जो ये सारे अलग अलग देशों के ट्रेड के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सके। सही बात है। तो बच्चों देखो, अब मैं अगर आपको थोड़ा यहाँ पे बेसिक चीज बताऊं, तो ऐसे इंटरनेशनल बॉडीज जो बहुत फेमस है, वो तीन बॉडीज हमें दिमाग में रखनी चाहिए। एक है वर्ल्ड बैंक, सही है, वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल बॉडी है, बराबर। फिर IMF का नाम भी यहाँ लिखना बहुत जरूरी होगा, IMF इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एंड देन देयर इज दिस बॉडी कॉल्ड एज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो चाहिए ये तीन इंटरनेशनल बॉडीज है, और ये तीन इंटरनेशनल बॉडीज बने हैं क्योंकि ये अलग अलग पर्पस सर्व करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपको वर्ल्ड बैंक का क्या पर्पस है, तो इसका मीनिंग यहाँ पे ये हमें निकालना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक जो है इसका मेन पर्पस होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का पर्पस है लॉन्ग टर्म के लिए लोन देना। ठीक है, जो भी डेवलपिंग नेशंस है ना, इनको वर्ल्ड बैंक ज्यादा हेल्प करती है, सस्ते रेट में लॉन्ग टर्म लोन देती है। ठीक है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन देते हैं। ठीक है, फॉरेन करेंसी का अगर क्राइसिस आता है तो हम लोग IMF के पास जाके पैसा मांगते हैं। ये दो जैसे इंटरनेशनल बॉडीज है, इसी तरीके से एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडी है जिसके बारे में हम लोग इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं, और उस इंटरनेशनल बॉडी का नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सही है। तो बच्चों हमें ये तीनों बॉडीज में से इस बॉडी पे ज्यादा फोकस करना है इस यूनिट में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सही है। तो बच्चों हम लोग वही अभी सीखने जा रहे हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ हेडिंग वही लिखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ WTO का बैकग्राउंड क्या है। तो बच्चों देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का आज काम क्या है, वेरी सिंपल। आज अगर अलग अलग कंट्रीज के बीच में ट्रेड पॉसिबल है तो वो WTO की वजह से होगा। ठीक है, क्योंकि WTO जो है वो एक ऐसी बॉडी है जो कॉमन रूल्स बनाती है, जिससे ट्रेडिंग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, ग्लोबलाइजेशन, ओपन इकोनॉमी, ये सब कुछ इजीली हो सकता है, बराबर। बट बच्चों WTO के बनने के पहले एक और अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जिसका नाम था GATT। सही है। तो मैं आपको देखो यही बता रहा हूँ कि WTO तो आज करेंटली ऑपरेशन में है, ठीक है, बट WTO के पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम है GATT, नाम था GATT। ठीक है, तो हम लोग इसका थोड़ा हिस्ट्री पढ़ते हैं कि किस तरीके से GATT से WTO एस्टैब्लिश हुआ है, बराबर। तो बच्चों यहाँ कुछ लिखा है, तो इसका हिस्ट्री हम लोग एकदम ब्रीफली पढ़ रहे हैं। एग्जाम में इस पे किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है ये बोलना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम लोग थोड़ा इसका हिस्ट्री ढंग से पढ़ लेंगे तो बेटर रहेगा। ओके, यस। तो यहाँ क्या लिखा, 1947 में बच्चों GATT एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, GATT का फुल फॉर्म क्या है, GATT का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। सही है। तो बच्चों ये एग्जैक्टली क्या करता है, वेरी सिंपल, GATT जो है वो अलग अलग देशों के बीच में कॉमन लॉ बनाने की कोशिश करता है, इसलिए उसका नाम भी वैसे रखा है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। सही है। अच्छा बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा उल्टा लिख के आते हैं एग्जाम में, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ लिखते हैं। देखो ये याद करना बहुत इजी है, हमें कैसे याद रखना चाहिए, देखो ये अल्फाबेटिकली अरेंज हुआ है, TA पहले आएगा, TR बाद में आएगा, सो दिस इज वेरी सिंपल टू रिमेंबर एज वेल। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ पहले आएगा एंड ट्रेड बाद में आएगा। ओके, तो 1947 में बच्चों GATT फॉर्म हुआ था। अब बच्चों प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि GATT जब एस्टैब्लिश हुआ था तब बहुत कम मेंबर नेशंस ने पार्टिसिपेशन दिखाया था।
ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देयर वर ओनली 23 नेशंस, सिर्फ 23 कंट्रीज थे जो गैट का हिस्सा बने थे। ठीक है, आज गैट बंद हो चुका है और गैट की जगह डब्ल्यूटीओ आ चुका है। बच्चों डब्ल्यूटीओ काफी बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपको डब्ल्यूटीओ के बारे में बताऊंगा, पहले हम लोग गैट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों गैट जो है ना ये 1947 बना था, बट 1980 में 1980 में ऐसा लगने लगा, वर्ल्ड के नेशंस को ऐसा लगने लगा कि गैट जो पर्पस सर्व करना चाहिए वो सही तरीके से उसका काम नहीं चल रहा है। ठीक है, क्यों ऐसा, क्या प्रॉब्लम आ गया गैट में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ लिखा है 1980 में, यहाँ लिखा है देखो, गैट वाज नॉट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग ह्यूज इंटरनेशनल ट्रेड एंड डिस्प्यूट्स, इंटेलेक्चुअल राइट्स वर अफेक्टेड। सही बात है बच्चों, देखो क्या होता है, जैसे ही कंट्रीज का प्रोग्रेस होता है, 1947 की बात बहुत अलग थी और 1980s में बहुत सिचुएशन चेंज हो गया है। ठीक है, आप लोग ये समझ सकते हो कि 1947 और 1980 में अच्छा खासा गैप आ गया है, और इस गैप के चलते पूरे के पूरे वर्ल्ड में बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा था, और वो प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के चक्कर में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे और बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ चुका था। तो गैट जिस पर्पस के लिए स्टार्ट हुआ था वो पर्पस वो सही तरीके से सर्व नहीं कर सक रहा था, तो इसलिए 1980s में ऐसा लगने लगा सभी लोगों को कि गैट को रिप्लेसमेंट एक बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जो यहाँ पे देखो ये चीज मैं यहाँ पे अब आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रीजंस व्हाई गैट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस बाय 1980s। ऐसा क्या हो गया कि गैट का इंपॉर्टेंस खत्म होना चालू होता है 1980s में। ठीक है, तो बच्चों इस पे एग्जाम में एक अलग क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, दे में आस्क यू इन एग्जाम की गैट बंद क्यों हुआ, ऐसा क्या हो कि गैट को रिप्लेस करके डब्ल्यूटीओ आज हम लोग जो है जानते हैं डब्ल्यूटीओ एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ट्रेड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रीजंस पढ़ते बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका, इस पे एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जब आप लोग लिखोगे इसको तो पहले इंपॉर्टेंट मार्क करना, बराबर। देखते हम लोग रीजंस क्या क्या। ओके, इट वाज ऑब्सोलीट टू फास्ट इवॉल्विंग कंटेम्परेरी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ट्रेड सिनेरियो कैरेक्टराइज्ड बाय इमर्जिंग ग्लोबलाइजेशन। इसका मीनिंग है बच्चों, देखो आपको मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ, इंडिया 1947 में जैसा था ना, ठीक है, वैसे 1980s में नहीं था यार। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स 1947 से 1980s में इतना ज्यादा डेवलपमेंट और इतना ज्यादा जल्दी चेंज आया पूरी दुनिया में। ठीक है, कि पूरी दुनिया के इकोनॉमीज थोड़ा थोड़ा ओपन होना चालू होता है। व्हाट डू मीन बाय ओपन होना चालू होता है, वेरी सिंपल बच्चों, इंडिया धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो बच्चों जब हर एक कंट्री ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ता है तो क्या होगा, वेरी इजी, हर एक कंट्री जो है वो ट्रेड को प्रमोट कर रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट कर रहा है, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। तो जो 1947 में जब गैट फॉर्म हुआ था और 1980s में बहुत डिफरेंस था, ग्लोबलाइजेशन के चलते गैट जिस पर्पस के लिए स्टार्ट हुआ था वो पर्पस सर्व नहीं हो रहा था, या वही लिखा है देखो, बहुत ज्यादा तेजी से इवॉल्व हो रहा था, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था वर्ल्ड ट्रेड। सही है, अगर बहुत ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो डेफिनेटली गैट का पर्पस सर्व नहीं होगा। ओके, और क्या लिखा है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स हैड एक्सपैंडेड सब्सटेंशियली, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स बढ़ना चालू होते हैं। एफडीआई जिसको हम लोग आज काफी पॉपुलरली जानते हैं बच्चों, एफडीआई फॉरेन ट्रेड, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सॉरी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के चलते ऐसा बिल्कुल होगा कि दूसरे देश के कंपनीज इंडिया में आ रहे हैं और इंडिया की भी बहुत सारी कंपनीज दूसरे देश में जाके अपना काम कर रहे हैं, तो ये सब कुछ काफी तेजी से हो रहा था। ठीक है, और क्या लिखा है, intellectual property rights and trade in services were not covered by GATT। ये क्या है बच्चों, देखो ये यहाँ पे भी लिखा है intellectual rights were affected। what is meaning of intellectual rights were affected? बच्चों देखो आज हम लोग देखते हैं कि अगर सैमसंग ने एप्पल की कोई चीज कॉपी कर ली है तो ये इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाता है मैटर, और ये अगेन डब्ल्यूटीओ बहुत सही तरीके से ऐसे मैटर्स को हैंडल करता है, बराबर है। ठीक है, या फिर मान के चलो एप्पल ने सैमसंग की कोई चीज कॉपी कर ली तो इनके ट्रेड आज बहुत इजीली रिजॉल्व होता है, बराबर है, क्योंकि ये दोनों भी नेशंस अलग, दोनों भी कंपनीज अलग अलग नेशंस को बिलोंग करता है। सही है, तो एप्पल यूएसए को बिलोंग करता है और अगेन सैमसंग जो है वो साउथ कोरिया को बिलोंग करता है, तो इनके ट्रेड्स हम लोग कैसे रिजॉल्व करेंगे, वेरी इजी। अब डब्ल्यूटीओ ये काम करता है बट पहले गैट ये काम करने के कैपेबल नहीं था, सो दिस वाज अनदर प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा और क्या लिखा है, वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड इंक्रीज बाय लीप्स एंड बाउंड्स एंड वाज बियॉन्ड इट्स स्कोप। वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग मर्चेंडाइज बोलते हैं, मर्चेंडाइज मतलब सामान, ठीक है, कमोडिटीज। वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड इंक्रीज लीप्स एंड बाउंड्स, लीप्स एंड बाउंड्स मतलब बहुत गुना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा था। ठीक है, एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ आपको, 1980s का दौर बहुत ज्यादा तेजी से वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रो हो रहा था बच्चों, रेवोल्यूशंस आ रहे थे, तो इस चक्कर में गैट जो था वो काफी लिमिटेड स्कोप वाला था, तो ये एक और प्रॉब्लम है।
the ambiguities in the multilateral system could be heavily exposed. The ambiguities in the multilateral system could be heavily exposed. ये heavily exploited, ये exactly क्या है बच्चों, ये चीज मैं आपको explain कर रहा हूँ. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना ये पॉइंट सही तरीके से समझ नहीं पाते. ओके नाउ देखो बच्चों, ये वर्ड आपको बहुत बार आएगा. एक होता है प्लूरीलैटरल, प्लूरीलैटरल, ठीक है, एक होता है मल्टीलैटरल, मल्टीलैटरल. ठीक है, तो मैं आपको ये दोनों का डिफरेंस भी एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट सही तरीके से समझ में आए. अच्छा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्लूरीलैटरल एंड व्हाट इज एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मल्टीलैटरल, ये मैं आपको दोनों भी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखो बच्चों, प्लूरीलैटरल में क्या होता है, प्लूरीलैटरल में दो या दो से ज्यादा देश जो है वो ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं होते. प्लूरीलैटरल में दो या दो से ज्यादा देश जो है वो एक जगह आके कुछ एग्रीमेंट करते हैं. ठीक है, तो मान के चलो से टू और मोर नेशंस, टू और मोर नेशंस, दो या दो से ज्यादा देश जो है वो एक जगह आके कुछ एग्रीमेंट करते हैं, तो इसको हम लोग नाम देंगे प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट हुआ है. बराबर है. अच्छा, व्हाट इज मल्टीलैटरल, बच्चों मल्टीलैटरल में दो या दो से ज्यादा नहीं होते, बल्कि सारे के सारे देश जो है, जो भी गैट का या जो भी डब्ल्यूटीओ का मेंबर है, सारे के सारे मेंबर नेशंस जो है वो मिलके एग्रीमेंट करते हैं. ठीक है, तो बच्चों अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि गैट में शुरुआत में 23 मेंबर नेशंस थे, तो ये 23 के 23 मेंबर नेशंस के बीच में जो एग्रीमेंट साइन होगा दैट विल बिकम मल्टीलैटरल. बराबर है. मल्टीलैटरल मतलब ऑल मेंबर नेशंस, ऑल मेंबर नेशंस. ठीक है, तो अगर सारे के सारे मेंबर नेशंस के बीच में अगर कुछ यूनानिमस, कुछ अगर मान के चलो से मिलके कुछ अगर कॉमन कंसेंट से कुछ एग्रीमेंट बनता है, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीलैटरल एग्रीमेंट. अब आप लोग थोड़ा इमेजिन करो, जैसे जैसे गैट का या डब्ल्यूटीओ का प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे मेंबर नेशंस बढ़ते जाएंगे. शुरुआत में जब गैट चालू हुआ था तब सिर्फ 23 नेशंस थे. ठीक है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे अलग अलग देश पार्टिसिपेशन दिखाते हैं, जैसे ही गैट का थोड़ा प्रोग्रेस होता है, जैसे ही अगेन डब्ल्यूटीओ का अब वो कन्वर्ट हो गया, डब्ल्यूटीओ का प्रोग्रेस होगा, वैसे वैसे बहुत ज्यादा मेंबर नेशंस इनके बढ़ते जाएंगे. तो बच्चों जितने ज्यादा मेंबर नेशंस बढ़ेंगे उतना ही मुश्किल होते जाएगा मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स को यहाँ पे साइन करवाना, पास करवाना. क्यों? क्योंकि देखो, जब मैं बोल रहा हूँ कि सारे मेंबर नेशंस मिलकर अगर कुछ एग्रीमेंट करते हैं तो वो मल्टीलैटरल एग्रीमेंट होगा. तो ऐसा हो सकता है ना कि कोई एक मेंबर नेशन जो है वो कोई चीज के लिए मना कर रहे हैं, अगर कोई एक भी मना करेगा तो मल्टीलैटरल एग्रीमेंट सही तरीके से बन नहीं सकता है. सो दिस वाज समथिंग व्हिच वाज हैपनिंग हियर, वही लिखा है यहाँ पे. अब मैं आपको इसको पढ़ के एक्सप्लेन करता हूं. देखो, the ambiguities in the multilateral system could be heavily exploited. मतलब ये जो मल्टीलैटरल एग्रीमेंट जो बन रहे थे, ठीक है, उसमें बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे. ठीक है, कुछ वर्ड के मीनिंग क्लियर नहीं थे. ठीक है, तो जिसको अलग अलग मेंबर नेशन अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा था. ओके, और बच्चों एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये जो मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स जो बन रहे थे ना, ठीक है, ये एक बहुत सही तरीके से मेंबर नेशंस फॉलो नहीं कर रहे थे. क्यों? क्योंकि ये फॉलो करना कंपल्सरी नहीं था. एक सही तरीके से ट्रिटी साइन नहीं होता. ट्रिटी मतलब ठोस तरीके से ये फॉलो नहीं हो रहा था जो आज डब्ल्यूटीओ में होता है, गैट पे वो नहीं हो रहा था. यहाँ लिखा है देखो बच्चों, लास्ट पॉइंट में आपको, ये पॉइंट के बाद में लास्ट पॉइंट आपको पढ़ के एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इट वाज नॉट अ ट्रीटी, ट्रीटी नहीं था, मतलब ये एक प्रॉपर यहाँ पे ठोस, यहाँ पे हम लोग कानून बना के ये पास नहीं करवा रहे थे. ठीक है, एक सिर्फ अंडरस्टैंडिंग था मेंबर नेशंस में कि हाँ हम लोग ऐसा करेंगे. बट अगर किसी मेंबर नेशन ने नहीं किया तो, या फिर कोई कंट्री अपने हिसाब से लॉज को फॉलो कर रही है तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा उसके इम्प्लीमेंटेशन में. ओके, तो यहाँ वही लिखा है, इट वाज नॉट अ ट्रीटी एंड देयरफॉर टर्म्स ऑफ गैट were binding only insofar as they are not incoherent with nations domestic rules. मतलब जब तक इंडिया के रूल्स के हिसाब से गैट के रूल्स चल रहे हैं तब तक हम लोग गैट के रूल्स फॉलो करेंगे. बट जब इंडिया के लॉज अलग हो गए और गैट के लॉज अलग हो रहे हैं, जहां पे कुछ अलग बातचीत चल रही है, गैट अलग कुछ बोल रहा है, गैट का एग्रीमेंट कुछ अलग बोल रहा है और इंडिया के लॉज कुछ अलग बोल रहे हैं, तो हम लोग हमारे लॉज को ज्यादा रेस्पेक्ट देंगे. सो दिस वाज द प्रॉब्लम विद गैट. मतलब मेंबर नेशंस खुद के लॉज जब तक बाहर के लॉज के साथ, इंटरनेशनल लॉज के साथ मैच हो रहे तब तक ही वो फॉलो कर रहे थे. सो फिर इसका मीनिंग ही कुछ नहीं निकलता है. बराबर, क्योंकि हर एक देश अपने हिसाब से खुद के लॉज का इंटरप्रिटेशन करेगा तो इसका मीनिंग कुछ बनेगा ही नहीं. राइट, तो इसलिए गैट को बंद करना जरूरी लगा. इसलिए गैट का रिप्लेसमेंट हम लोग अब देखते हैं कि जो डब्ल्यूटीओ जो है वो अब हम लोग देखते हैं कि वो एग्जिस्टेंस में और गैट बंद हो चुका है. बराबर. अच्छा, और क्या लिखा है, एफर्ट्स एट लिबरलाइजिंग एग्रीकल्चरल ट्रेड वर नॉट सक्सेसफुल. बच्चों ये पॉइंट मैं आपको इस यूनिट में धीरे धीरे बताऊंगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स थे.
ठीक है। अच्छा, और क्या लिखा है? देयर वर इनएडिक्वेसीज इन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। दो देशों में अगर कुछ झगड़ा चलता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया और चाइना में झगड़ा चल रहा है एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेकर, तो ये डिस्प्यूट आज डब्ल्यूटीओ बहुत सही तरीके से रिजॉल्व करता है, बट गैट वाज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दिस इन अ प्रॉपर वे, इसलिए गैट को बंद करना जरूरी था बच्चों। सो दीज आर ऑल द रीजंस कि गैट को क्यों हम बंद करके आज देखते हैं कि डब्ल्यूटीओ जो है वो एग्जिस्टेंस में है। ठीक है, आई होप अब आपको ये पूरे पॉइंट समझ में आ चुके बच्चों। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, एग्जाम में दे में आस्क यू अ क्वेश्चन कि गैट का रेलेवेंस खत्म क्यों हो चुका है, बराबर। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं बच्चों, ये सारी बात कब की है? 1980s की। चालू हुआ था 1947 में, जी हाँ, बट 1980s में ऐसा लगना चालू होता है कि गैट अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है। ओके, तो फिर क्या होता है? फिर सारे मेंबर नेशंस मिलकर सोचते हैं क्यों ना गैट को बंद करके एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो हमारे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कैपेबल रहेगा। ठीक है, बट बच्चों आपको ये पता है कि जब जब मेंबर नेशंस बढ़ते हैं तब तक तकलीफ और बढ़ती है, क्योंकि सारे लोग मिलके हाँ बोलना चाहिए बहुत मुश्किल होता है। सिंपल एग्जांपल देता हूँ बच्चों आपको, जिससे ये चीज बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। अगर मान के चलो 10 आपके दोस्त लोगों का ग्रुप है और सब लोग मिलके सोचते हैं कि कोई अच्छी पिक्चर देखने जाएंगे, बट 2 मूवीज रिलीज हुई है, तो आप लोग शायद ये डिसीजन जल्दी ना ले पाओ कि यार कौन सी पिक्चर देखने जाना है। कोई बोलेगा अरे ये पिक्चर देखने जाएंगे, कोई बोलेगा अरे नहीं ये दूसरी मूवी जाएंगे। तो जब 10 लोगों में, हमारे फ्रेंड्स लोगों में अगर एक यूनानिमस डिसीजन हम लोग लेना इतना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, कौन से होटल में खाना खाने के लिए जाना है, अगर ये 10 दोस्त लोग मिलकर डिसाइड करेंगे, तो आई होप कि ये मेरे को पता है कि ये जल्दी बिल्कुल डिसाइड हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक पर्सन अपनी अपनी राय देता है। इधर तो हम लोग कंट्रीज की बात कर रहे हैं, बराबर। तो 1980 में ये सोचा गया है कि गैट को रिप्लेसमेंट लाना जरूरी है, ठीक है, बट ये पूरा प्रोसीजर सक्सेसफुल होते होते बहुत टाइम हो गया था। यहाँ वही लिखा बच्चों, देखो 1986 में यही चीज को लेके उरुग्वे में एक राउंड होता है। उरुग्वे राउंड मतलब एग्जैक्टली क्या? उरुग्वे राउंड मतलब बच्चों, उरुग्वे इज नेम ऑफ अ प्लेस, ठीक है। उरुग्वे साउथ अमेरिका की एक प्लेस है, और यहाँ पे सारे मेंबर नेशंस का मीटिंग लिया जाता है, जिससे ये लोग तय कर सके कि गैट को किस तरीके से हम रिप्लेस करके, गैट को हटा के डब्ल्यूटीओ को लेके आएंगे, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? पुंता दिल इस्ते, दिस इज एक्चुअली नेम ऑफ दिस सिटी। उरुग्वे में एक सिटी है, और इस सिटी में ये उरुग्वे राउंड को कंडक्ट किया गया था, ठीक है। जब भी हम लोग राउंड की बात करते हैं, उरुग्वे राउंड बोल रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या होगा? अलग अलग मेंबर नेशंस जो है वो एक बार मीटिंग लेंगे, और मीटिंग को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट राउंड, सेकंड मीटिंग को सेकंड राउंड, थर्ड मीटिंग को थर्ड राउंड। इस तरीके से अलग अलग राउंड्स होते हैं। बहुत राउंड्स लेना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि बच्चों बहुत मुश्किल होता है जब मेंबर नेशन ज्यादा होते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने आपको वो लॉजिक एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अच्छा, और क्या लिखा है यहाँ पे देखो, 1990 में क्या लिखा है, क्या हुआ था? शेड्यूल मस्ट हैव बीन कंप्लीटेड। 1990 तक ये हो जाना चाहिए था, सभी कंसेंट दे देना चाहिए था, बट बच्चों ये और आगे बात बढ़ते गई। 1993 में फिर एक और बार उरुग्वे राउंड हुआ, और ये उरुग्वे राउंड को पूरी तरीके से कंप्लीट किया गया, ठीक है। और 1993 में जब ये उरुग्वे राउंड पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ, तब 123 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। बच्चों आप लोग देख सकते हो, शुरुआत में जब गैट फॉर्म हुआ था तब कितने कम देश थे, और जब 1993 में उरुग्वे राउंड हुआ था तब कितने ज्यादा मेंबर नेशंस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पार्टिसिपेट हो रहे थे, ठीक है। तो जितने ज्यादा मेंबर नेशंस, ऑफ कोर्स उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, बराबर, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ बच्चों? ये उरुग्वे राउंड काफी सक्सेसफुल था 1993 वाला, और इसके बाद 1994 में WTO को फॉर्म किया गया, ठीक है। 15 अप्रैल को WTO एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है। अगेन WTO इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो फाइनली काफी सालों के बाद 86 में 80 में सोचा गया, बट चालू कब वो 1994 में, मतलब 14 इयर्स लग गए जो सोच रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में, बराबर। सो ये मैटर्स इस तरीके से बहुत लंबे चलते हैं बच्चों। तो 1994 में WTO को एस्टैब्लिश किया गया, तो यहाँ वही लिखा है 1995 1 जुलाई 1995 को WTO जो है वो अपना काम जो है, प्रोसेस जो है वो चालू करता है। WTO का प्लेस कहाँ है, ये यहाँ लिखा है, देखो इसके बारे में कुछ और भी चीजें हम लोग पढ़ के समझते हैं, ओके। सो WTO जो है ना बच्चों, इसका जेनीवा में हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस है। जेनीवा इज अगेन अ प्लेस इन स्विट्जरलैंड, राइट। और अब देखो बच्चों ये कितना ज्यादा प्रोग्रेस WTO कर चुका है कंपेयर टू गैट, ठीक है। 164 मेंबर नेशन है आज WTO के, और 164 मेंबर नेशंस में से 117 डेवलपिंग नेशंस है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मैक्सिमम डेवलपिंग नेशंस जो है वो आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, बराबर। और बच्चों 164 मेंबर नेशंस है, और यहाँ लिखा है देखो कितनी खास चीज,
इट अकाउंट्स फॉर 95% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, यानी कि दुनिया भर में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, अगर 100 ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उसमें से 95 वैल्यू के जो ट्रांजैक्शंस जो है वो WTO के थ्रू गवर्न हो रहे कहीं ना कहीं, मतलब WTO ऑलमोस्ट सारा ही वर्ल्ड ट्रेड को गवर्न करता है आज, बराबर है, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है बच्चों, ये हम लोग एक बार क्विकली देख लेते हैं, राइट। दे में आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन इन एग्जाम कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO, 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे बच्चों, जैसे कि WTO के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हियर इट इज रिटन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। WTO का एक सिंपल फंडा है बच्चों, WTO ये बोलता है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो एक ही प्लेस है, यानी कि वेरी सिंपल, हम लोग जो ये बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं ना, इतना इंडिया है, इसके बाद चाइना है, फिर नेपाल है, फिर अगेन पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नीचे श्रीलंका है, हम लोग जो ये जो बाउंड्रीज डिफाइन कर रहे हैं ना, WTO क्या बोलती है पता है, WTO बोलती है हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि पूरा वर्ल्ड एक ही है। अगर पूरा वर्ल्ड एक ही विलेज है तो इन दैट केस कोई भी कहीं पे भी जाओ, चीजों को बेचो, कोई भी इंपोर्ट करो, कोई भी एक्सपोर्ट करो, कुछ ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO, बराबर। तो यहाँ वही लिखा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। इसका मीनिंग क्या है, बहुत सिंपल है, देखो यहाँ लिखा है साउथ अफ्रीका में बच्चों गोल्ड बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, तो अगर कोई चीज का क्वांटिटी कहीं ज्यादा है तो क्या करना चाहिए, वो दूसरे देशों में उसको भेजना चाहिए, सेल करना चाहिए जहां पे उसका क्वांटिटी कम है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि साउथ अफ्रीका से गोल्ड पूरे वर्ल्ड के तरफ ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में कोल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, तो कोल का रिसोर्स जो है वो अगर बहुत ज्यादा है, कोल नेचुरली अगर ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, तो ऑस्ट्रेलिया क्या करेगी, ऑस्ट्रेलिया कोल को पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करेगी और पूरी दुनिया ऑस्ट्रेलिया से कोल इंपोर्ट करेगी बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज को कौन प्रमोट कर रही है, आंसर इज WTO, ओके। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। जो चीज हमारे पास कम है हम इंपोर्ट करेंगे और जो चीज हमारे पास ज्यादा है हम एक्सपोर्ट करेंगे, दिस इज द कॉमन फंडा। और क्या लिखा है, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डेफिनेटली बच्चों WTO की वजह से आज हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी बढ़ चुका है, ठीक है। द फैक्ट दैट हम लोग दूसरे देशों के फोन्स को यूज करते हैं, दूसरे कंट्रीज के हम लोग कार्स को, व्हीकल्स को यूज करते हैं, दूसरे देश के हम लोग लैपटॉप को यूज करते हैं, सही है। आज हम लोग रोज गूगल यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम पे हम लोग दिन भर रहते हैं, तो ये सारे चीजें एक एविडेंस है कि किस तरीके से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, बिकॉज हम लोग ग्लोबलाइजेशन में जी रहे हैं। इस चक्कर में डेफिनेटली हमारे देश में ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स आएंगे जो हमारे देश के नहीं है, बराबर। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बिल्कुल बढ़ेगा। और लिखा है यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट, यस, WTO का ऑब्जेक्टिव ये है कि हर एक डेवलपिंग नेशन बोलो या डेवलप नेशन बोलो, यहाँ पे हर एक पर्सन के पास एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जितना इंटरनेशनल ट्रेड होगा, जितना FDI आएगा, ये सब चीजों से एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल जनरेट होगा। आज हम लोग देखते हैं कि गूगल हो गया, ठीक है, अगेन फेसबुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सारे कंपनीज जो इंडिया में आके बिजनेस कर रहे हैं, तो इंडिया में डेफिनेटली बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ये लोग जनरेट करवा रहे हैं, बराबर है। अच्छा, और क्या लिखा है, इंक्रीजिंग रियल इनकम ऑब्लिक इफेक्टिव डिमांड, जैसे लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, और इनकम ज्यादा होगा तो लोग डिमांड ज्यादा क्रिएट करेंगे, लोगों का इनकम बढ़ेगा तो डेफिनेटली कंट्री का भी इनकम बढ़ेगा, टोटलिटी में एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा। सो दीज आर फ्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO। बहुत सारे पॉइंट्स बच्चों हमने डिस्कस किए, एक बार क्विकली आप ये सारे पॉइंट्स को नोट कर लेना, ठीक है। इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये है WTO का ऑब्जेक्टिव क्या है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया भी था एक्चुअली, ठीक है, कि गैट जो है वो रिप्लेस क्यों हुआ है, गैट में क्या कमियां थी, इस पे क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। तो ये सारे पॉइंट्स आप वीडियो को पॉज करके फटाफट नोट कर देना, ओके। यस बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट क्या लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट इज आल्सो वेरी स्मॉल, ठीक है। अगले पॉइंट का हेडिंग है बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ WTO। इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, छोटे छोटे एरियाज पे आप बिल्कुल फोकस करना बच्चों, जहां पे भी आपको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा पॉइंट है तो आप उसको एक बार का छोड़ना सोच सकते हो, मैं तो बोलूंगा हर एक पॉइंट पढ़ो डेफिनेटली, बट खाली मैं बता रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस छोटे छोटे एरियाज पे ही पूछती है, क्योंकि इनके क्वेश्चंस 2 मार्क 4 मार्क इसके ऊपर जाती नहीं इंस्टीट्यूट, 40 मार्क्स का तो पेपर है यार, इसलिए मैं बोलता हूँ कि इकोनॉमिक्स इज वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट।
ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर में क्या क्या लिखा है बच्चों। डब्ल्यूटीओ जो है ना, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब क्या, स्ट्रक्चर मतलब डब्ल्यूटीओ किस तरीके से ऑपरेशंस करती है, किस तरीके से काम करती है। तो इसके स्ट्रक्चर को हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, बराबर। एक है लेवल 1, then there is level 2 and then there is level 3। ओके, लेवल 1 यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, इसका हम लोग नाम पढ़ते हैं। लेवल 1 का नाम है मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस जो होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, बराबर। और मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस जो होता है ये बहुत रेयरली मिलते हैं और बहुत रेयरली यहाँ पे इनका डिसीजन जो है वो लिया जाता है, ठीक है। यहाँ लिखा देखो, मीट्स वंस इन 2 years, बराबर। मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो एकदम ऊपर के लेवल के जो लोग होते हैं, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, इनका मीटिंग बहुत कम बार होता है, बराबर है बच्चों। हम लोग देख सकते हैं, देखो यार, डब्ल्यूटीओ के जो मीटिंग्स होते हैं ना, ये इनके मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के मीटिंग्स बहुत ज्यादा अलग लेवल के होते हैं, अलग इंपॉर्टेंस के होते हैं, ठीक है। तो ये लोग जो ना, ये रूल्स फ्रेम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, इसलिए इनके मीटिंग्स हम लोग देखते हैं कि ये बहुत कम बार होते हैं, कम फ्रीक्वेंसी इनके मीटिंग का, 2 साल में एक बार ये मिलते हैं, बराबर। अच्छा, लेवल 2 का काम क्या है, लेवल 2 का नाम है जनरल काउंसिल, जनरल काउंसिल। और यहाँ पे बच्चों जैसे इनका नाम है जनरल काउंसिल, तो देखो यहाँ पे लिखा गया मीट्स ऑन रेगुलर बेसिस, ये काफी रेगुलरली मिलते रहते हैं, बिकॉज इन्हें काफी ज्यादा डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना पड़ता है। ओके, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा जिससे आपको ये चीज पूरी तरीके से क्लियर होगी, बराबर। यहाँ लिखा है रिस्पॉन्सिबल फॉर टीपीआर, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू। टीपीआर, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू, ये क्या होता है, देखो बच्चों मैं आपको है ना एकदम सिंपल से लैंग्वेज में ये चीज बताता हूँ। अपना जो डब्ल्यूटीओ है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनका मेन एम क्या है, ये मैं आपको यहाँ पे लिख के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। इनका मेन एम ये है कि कंट्रीज के बीच में, जो अलग अलग नेशंस है, इनके बीच में जो ट्रेडिंग होगा वो थोड़ा फ्रीली होना चाहिए, ठीक है। तो मेन एम इनका ये है कि ये फ्री ट्रेड को प्रमोट करेंगे, ठीक है, फ्री ट्रेड को इनको प्रमोट करना है, सही बात है। फ्री मतलब डब्ल्यूटीओ ये नहीं बोल रही कि आप टैक्स वसूली मत करो, डब्ल्यूटीओ का बोलना ये है कि आप इंपोर्ट ड्यूटी वसूल करो, बट थोड़ा लिमिट में होना चाहिए, ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा मत, जिससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आसानी से हो सके, जिससे ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो और बहुत सही तरीके से स्मूथली हो, ऐसा डब्ल्यूटीओ का बोलना है, ठीक है। इंडिया मेंबर है डब्ल्यूटीओ की, जी हाँ। और अगेन चाइना इज ऑल्सो मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, इंडिया एंड चाइना, दोनों भी कौन है, दोनों भी मेंबर्स है डब्ल्यूटीओ के, ओके। और डब्ल्यूटीओ का इनको कहाँ मानना पड़ेगा, डेफिनेटली इंडिया देखती है कि डब्ल्यूटीओ का मीनिंग क्या है, इंडिया देखती है कि डब्ल्यूटीओ का मीनिंग ये है कि ये फ्री ट्रेड को प्रमोट कर रही है, चाइना को भी ये चीज पता रहनी चाहिए, ओके। अब क्या होता है, अब होता ये है बच्चों कि चाइना जो है वो इंडिया में कर रही है चीजों को डंप, मैंने आपको इसके पहले के वीडियोस में भी ये चीज बताई बच्चों, ठीक है। अगर चाइना इंडिया में गुड्स को डंप कर रही है, ठीक है, डंप करना मतलब क्या, डंप करना मतलब प्रीडेटरी प्राइसिंग का इस्तेमाल करना, मतलब क्या, मतलब ये है कि खुद के देश में आप जो भाव पे चीज को सेल करते हो, आप उससे सस्ते दाम में अगर इंडिया में आके गुड्स को बेच रहे हो, मतलब आपका इरादा गलत है, मतलब दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली। चाइना में आप मान के चलो कोई चीज को 12 रुपए में बेच रहे हो और इंडिया में आप वही चीज को बेच रहे हो 10 रुपए में, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्लियर ये निकलता है कि आप इंडिया में सस्ते में क्यों बेच रहे हो, बिकॉज आपको इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट खराब करना है। इन दैट केस इंडिया की गवर्नमेंट क्या करेगी, इंडिया के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स है ये जाएंगे कंप्लेन करेंगे इंडियन गवर्नमेंट को, ये बोलेंगे कि सर ये चाइनीज गुड्स इंडिया में बहुत सस्ते में मिल रहे हैं, इसके चक्कर में डोमेस्टिक इंडस्ट्री का नुकसान हो रहा है, प्लीज कुछ कीजिए। तो ये डोमेस्टिक अपने मैन्युफैक्चरर्स गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कंप्लेन देती है, कंप्लेन सबमिट करती है डब्ल्यूटीओ के पास। डब्ल्यूटीओ के पास कंप्लेन किसके पास जाता है, आंसर इज जनरल काउंसिल के पास जाता है। तो ये जो डब्ल्यूटीओ का जो जनरल काउंसिल है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर मॉनिटरिंग टीपीआर, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू, मतलब अपने कंट्री में हमने टैरिफ को लेके और नॉन टैरिफ को लेके क्या क्या मेजर्स का इस्तेमाल किया है, ये सब चीजें ये लोग रिव्यू करते हैं, ये लोग देखते हैं कि सच में इंडिया जो कर रही है उनको ये चीज की जरूरत है क्या। अगर हम लोग गुड्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं तो ये कौन चेक करती है कि सच में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना जरूरी है क्या, आंसर इज जनरल काउंसिल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कितनी बार ऐसा न्यूज आता है, कितनी बार मैंने देखा है ऐसा कि इंडिया की कोई कंपनी है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है, वो गवर्नमेंट को कंप्लेन करती है और गवर्नमेंट जो है वो
एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है, अगेन डब्ल्यूटीओ का परमिशन लेके, डब्ल्यूटीओ के जनरल काउंसिल को पूछ के। तो ये सब पूछ के करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज हर एक देश खुद की मनमानी करेगा, हर एक देश जो है वो बाहर के इंपोर्ट्स जो होता है उस पे अपना टैक्स जो है रेट बढ़ा देगा, तो इससे ऐसा करने से गलत होगा। तो इंडिया सही कर रहा है क्या, ये चीज कौन चेक करेगी, जनरल काउंसिल, वही लिखा यहाँ पे। और अगर मान के चलो चाइना बोल रहे हैं नहीं नहीं सर ये लोग है ना फालतू का एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहे हैं, कुछ रीजन ही नहीं है सर, हमारी चीज इतनी भी महंगी नहीं है, तो यहाँ पे जो डिस्प्यूट है इसको भी सेटल कौन करेगा, अगेन जनरल काउंसिल। तो टैरिफ को लेके, नॉन टैरिफ को लेके जो भी यहाँ पे हम लोग लॉज बना रहे हैं खुद के लिए और दूसरे देशों को देख के, तो ये सब चीजों को कौन रिव्यू करता है, कौन देखता है सच में सही हो रहा है क्या, आंसर इज जनरल काउंसिल। तो आप लोग समझ सकते हो बच्चों कि जनरल काउंसिल को इसलिए मिलना रेगुलर बेसिस पे बहुत जरूरी होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये 2 साल में एक बार मिल रहा है, क्योंकि अगेन चाइना तो हर दूसरे दिन यार कुछ ना कुछ करते रहती है, तो इंडिया को प्रॉब्लम बिल्कुल हो सकता है ऐसी चीजों से। इन दैट केस ये लोग जनरल काउंसिल के पास जाके अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, बराबर। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, लेवल 3। लेवल 3 में क्या लिखा है, गुड्स एंड सर्विस काउंसिल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो यहाँ लिखा है सेम चीज, मैनेजर्स TRIP, ये गुड्स एंड सर्विस काउंसिल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये TRIP ट्रेड रिलेटेड अगेन ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ये मैनेज करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये एग्जैक्टली क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया कि सैमसंग और एप्पल में झगड़ा हो गया, ठीक है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे, ये लोग इनके पास जाएंगे और यहाँ पे लेवल 3 पे इनके ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज में अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो इंटरनेशनल लॉज उसके लिए होते हैं और ये उसी का काम करती है गुड्स एंड सर्विस काउंसिल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बराबर। ऑपरेशनलाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट्स, तो ये इंश्योर करती है कि जो अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो एग्रीमेंट्स बने उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहेगा, बराबर है। तो ये एक तरीके से कोर्ट ऑफ लॉ जैसी, बट दिस इज अगेन इंटरनेशनल कोर्ट। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज डन बच्चों। ठीक है, तो ये तीनों भी लेवल आपको लिखने हैं, नोट करने हैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन पे भी एग्जाम में ये एरिया पे भी एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, बराबर। तो आप इसको लिख लो, फिर अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं और इस पॉइंट का हेडिंग यहाँ लिखा है, देखो, टैक्सोनॉमी ऑफ RTA, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। टैक्सोनॉमी मतलब अलग अलग वर्ड्स हम लोग यहाँ पे भी सीखने वाले हैं। ठीक है, जो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स जो होते हैं, जो अलग अलग देशों के बीच में जो अलग अलग समझौते होते हैं, एग्रीमेंट्स जो होते हैं, इनके बहुत सारे वेरिएशन से बहुत सारे टाइप्स है। तो अब हम लोग हर एक टर्म को यहाँ पे पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से एग्रीमेंट में एग्जैक्टली किस तरीके से काम किया जाता है, बराबर। ठीक है, तो बच्चों देखो, ये सबसे फर्स्ट यहाँ पे टर्म लिखा है यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो यूनिलैटरल, यूनी मतलब क्या, यूनी मींस वन, बाय मींस टू, बराबर ना। तो यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में एग्जैक्टली क्या होता है, वेरी वेरी इजी। देखो बच्चों, मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में एक्सपोर्टिंग कंट्री और इंपोर्टिंग कंट्री, कंट्रीज तो ऑब्वियसली दो है, दो कंट्रीज के बीच में ही एग्रीमेंट बनेगा, बट एग्जैक्टली किस तरीके से हो रहा है वो आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो बच्चों देखो, यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में एक्सपोर्टिंग कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टिंग कंट्री की तरफ भेजती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान के चलो से एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यूएस है एंड इंपोर्टिंग कंट्रीज इंडिया। तो सपोज यूएसए और इंडिया के बीच में कुछ यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, वेरी सिंपल, इसका मीनिंग ये होगा कि एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जब इंपोर्टिंग कंट्री को गुड्स एंड सर्विसेज भेजेगी तो इंपोर्टिंग कंट्री हेल्प करेगी एक्सपोर्टिंग कंट्री की। ठीक है, मतलब हम लोग आपको यहाँ पे मैं आपको अभी एक थोड़ा अलग एग्जांपल देता हूँ, हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं सिचुएशन को, बिकॉज ये प्रैक्टिकली आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं अब एक्सपोर्टिंग कंट्री में इंडिया लिखता हूँ। ओके, एक्सपोर्टिंग कंट्री में मैं इंडिया लिखता हूँ, इंपोर्टिंग कंट्री में मैं यूएसए लिखता हूँ, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपको बहुत जल्दी ये चीज समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, मैंने आपको इसके पहले के वीडियोस में भी बोला था कि किस तरीके से इंडिया HCQ का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है। HCQ इज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ठीक है, ये मलेरिया के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है दवाई, और इंडिया इसका बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है। सही है, इंडिया इनफैक्ट इंडिया पूरे वर्ल्ड को ये दवाई एक्सपोर्ट करती है। अब होता ये है कि HCQ एक्चुअली मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, बट इसका असर जो है वो कोविड पेशेंट्स को, कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ट्रीट करने में भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही है ये दवाई। ठीक है, मतलब ये दवाई अगर ले लेते, पहले ही ले लेते हैं, तो अगेन
बचा जा सकता है, बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है उसको कोविड-19 होने की। ठीक है, तो जो अब यूएसए की हालत बहुत बुरी थी कोरोना वायरस के टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे यूएसए और इंडिया का क्या डील होता है? वेरी सिंपल, इंडिया एचसीक्यू एक्सपोर्ट करती है और यूएसए इंपोर्ट कर रही है। तो ये एचसीक्यू पे इंपोर्ट करने पे जो टैक्सेस है वो यूएसए हटा रही है। क्यों? क्योंकि यूएसए प्रमोट करना चाहती है ये इंपोर्ट को। दिस इज बाय वे ऑफ यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। तो यूनिलैटरल क्यों बोल रहे हैं इसको? बिकॉज यूनिलैटरल में एक देश जो है वो खुद के ड्यूटीज को कम कर रही है, जिससे दूसरे कंट्री को फायदा हो सके। मतलब एक्सपोर्टिंग कंट्री को फायदा होगा पैसों के फॉर्म में, डेफिनेटली इनको रेवेन्यू मिलेगा, मतलब इंडिया पैसे कमाएंगे बिल्कुल, क्योंकि डॉलर में पैसा इंडिया को मिलेगा। और इंपोर्टिंग कंट्री इसके लिए क्या करेगी? इंपोर्टिंग कंट्री इसके लिए खुद के टैक्स के लॉस थोड़े रिलैक्स कर देगी। तो यहाँ वही लिखा है बच्चों, एक्सपोर्टिंग कंट्री में हम लोग इंडिया कंसिडर कर रहे हैं, इंपोर्टिंग कंट्री में हम लोग अब यूएसए कंसिडर कर रहे हैं इस एग्जांपल के लिए। एचसीक्यू इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है, गुड्स एंड सर्विस जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स फॉर ट्रेड टू एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, तो ये इंपोर्टिंग कंट्री जो है वो इंसेंटिव दे रही है ताकि हम लोग सही तरीके से ये बल्क में एक्सपोर्ट कर सके एचसीक्यू को। बराबर, यहाँ पे वही लिखा है बच्चों, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, ड्यूटी फ्री ट्रीटमेंट। इसको हम लोग जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस भी बोलते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इंपोर्टिंग कंट्री प्रेफरेंस दे रही है एक्सपोर्टिंग कंट्री को ताकि वो चीज इनके देश में सस्ते में मिल सके। करेक्ट, ड्यूटी फ्री ट्रीटमेंट दे रही है। दिस इज एग्जैक्टली यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, यस, यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट ऐसा नाम क्यों रखा है? व्हाई यूनि? बिकॉज यहाँ पे एक देश को पैसा मिल रहा है और दूसरे देश को गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं, मतलब फाइनेंशियली एक देश का ही फायदा हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ है कि इंडिया ने टैरिफ रेट कम किया, सिर्फ यूएसए ने टैरिफ रेट कम की ताकि यूएसए में वो चीज सही तरीके से इंपोर्ट हो सके। सो दिस इज अगेन द एग्जांपल ऑफ यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। ओके बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा टर्म अब हमें सीखना है। सो द नेक्स्ट टर्म इज बायलैटरल एग्रीमेंट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे फर्क क्या है? यूनिलैटरल में सिर्फ एक ही देश ने अपने टैक्स के लॉस को रिड्यूस किया है, रिलैक्स किया है। जैसे कि अपने एग्जांपल में यूएसए ने कस्टम्स ड्यूटी कम कर दी थी ताकि एचसीक्यू सही तरीके से हम एक्सपोर्ट कर सके और वो लोग इंपोर्ट कर सके। नाउ व्हाट इज बायलैटरल एग्रीमेंट? वेरी सिंपल बच्चों, बायलैटरल एग्रीमेंट जो होता है ना वो किसके बीच में हो सकता है? बाय मींस टू। तो यहाँ पे कौन से दो लोगों के बीच में, दो एंटिटीज के बीच में ये होगा, ये हम लोग देखते हैं। ये या तो कंट्री टू कंट्री के बीच में हो सकता है, मतलब एक देश और दूसरा देश ये दोनों मिलके बायलैटरल एग्रीमेंट में एंटर कर सकता है। ठीक है, या फिर ये ब्लॉक टू ब्लॉक हो सकता है। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ ब्लॉक टू ब्लॉक? वेरी सिंपल बच्चों, ब्लॉक इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ कंट्रीज। ठीक है, जैसे कि अलग अलग ब्लॉक्स बनते हैं, मैंने आपको बताया था बच्चों ट्रेडिंग ब्लॉक बनते हैं। ठीक है, जैसे कि नाफ्ता हो गया, ठीक है, या फिर फॉर दैट मैटर एशियन हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, तो ये अलग अलग ब्लॉक्स बन सकते हैं। तो ब्लॉक टू ब्लॉक भी डील हो सकता है या फिर कोई ब्लॉक का कोई कंट्री के साथ डील हो सकता है। सो इस तरीके से बायलैटरल एग्रीमेंट को किया जा सकता है। नाउ पहले आप ये चीज समझ लो कि यूनिलैटरल एग्रीमेंट में और ये बायलैटरल एग्रीमेंट में एग्जैक्टली कहां क्या फर्क आ रहा है। वेरी इजी बच्चों, ये बायलैटरल एग्रीमेंट अगर कंट्रीज के बीच में होता है, फॉर एग्जांपल से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंडिया और यहाँ लिख रहा हूँ मैं भूटान। ठीक है, भूटान इज अ वेरी फ्रेंडली नेशन टू इंडिया और दोनों भी पड़ोसी देश है। तो ऐसा हो सकता है बच्चों कि इंडिया और भूटान में कुछ बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ है। तो इसमें एग्जैक्टली क्या होगा? इसमें एग्जैक्टली ये होगा कि भूटान एग्री करेगा कि इंडिया के गुड्स जब भूटान पहुंचेंगे तो वो कस्टम्स ड्यूटी कम लगाएगा, और इंडिया भी एग्री करेगी कि भूटान से जब गुड्स इंडिया में आएंगे तब हम भी कस्टम्स ड्यूटी कम लगाएंगे। तो अगर दो देश समझौता करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि आपस में जब ये लोग ट्रेडिंग करेंगे तब कस्टम्स ड्यूटी को गिरा देंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं बायलैटरल एग्रीमेंट। इसमें ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही देश ने अपने कस्टम्स ड्यूटी को गिराया, सिर्फ अगर एक ही कंट्री अगर अपने कस्टम्स ड्यूटी को कम करती है, इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ यूनिलैटरल एग्रीमेंट, जो अभी मैंने आपको यूएसए और इंडिया का एग्जांपल दिया था। तो बायलैटरल में दोनों भी देश अपने टैक्स के लॉस को, कस्टम्स ड्यूटी को, इंपोर्ट के ड्यूटीज को गिरा देता है। सही है, सो दिस कुड बी द एग्जांपल। बराबर, तो जो यहाँ पे और भी एग्जांपल लिखे जैसे कि EU इज यूरोपियन यूनियन। ठीक है, जो यूरोपियन नेशंस होते हैं इनका एक यूनियन बना है। ओके, तो EU एक अगेन ब्लॉक है। और यहाँ क्या लिखा है? साउथ अफ्रीकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका के बीच में और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक एग्रीमेंट बना है कि ये लोग जब आपस में ट्रेड करेंगे तो कम टैक्स लगाएंगे अगेन। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ बायलैटरल एग्रीमेंट। दोनों तरफ से हो रहा है, सिर्फ एक तरफा नहीं है।
ओके अच्छा, और यहाँ पे क्या लिखा है एशियन एंड इंडिया। बच्चों एशियन इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में फिलीपींस आएगा, ठीक है, ये सारे नेशंस जो साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस है वो ही आएंगे। ओके इंडिया इज एक्चुअली नॉट अ पार्ट ऑफ ASEAN, ठीक है, बट इंडिया और एशियन नेशंस का यहाँ पे एक एग्रीमेंट बना है जिसकी वजह से ये अगर ये कंट्रीज का जो ब्लॉक है और इंडिया जो है इनके बीच में अगर कुछ भी ट्रेडिंग होगा तो ये लोग अगेन कम टैक्स लगाएंगे, थोड़ा अच्छे से इसको यूनिफॉर्मली मतलब टैक्स कम कर रहे हैं और दोनों तरफ से ये कम हो रहा है, हेंस दिस इज कॉल्ड एज बायलैटरल एग्रीमेंट। बराबर है बच्चों, तो आपको दिमाग में बिल्कुल ये रखना है डिफरेंस बेसिक क्या है। यूनिलैटरल में सिर्फ एक देश अपनी टैक्स कम करेगी और अगेन इससे जो एक्सपोर्टिंग नेशन है उसको पैसों के फॉर्म में फायदा होगा। और बायलैटरल में क्या होगा, बायलैटरल में एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ मिलके, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ मिलके, या फिर एक ब्लॉक एक कंट्री के साथ मिलके कुछ ऐसा बायलैटरल एग्रीमेंट कर सकते हैं, रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, जिससे टैक्स ये लोग कम करें, इजी तरीके से ट्रेडिंग पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। ओके बच्चों देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है। नाउ द थर्ड पॉइंट हियर इज रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ये रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, वेरी इजी बच्चों, देखो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज समझना बहुत जरूरी है। रीजनल जब हम लोग बोलते हैं ना तो इसका मीनिंग ये होगा कि ऐसे देश जो एक पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग करते हैं, ये लोग एक जगह आके कुछ आपस में ऐसा कुछ एग्रीमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो सार्क यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। सार्क इज अगेन यू नो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ओके, तो इसमें इंडिया बिल्कुल हिस्सा है। और बच्चों यहाँ पे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन में इंडिया, श्रीलंका, ये सारे नेशंस जो है, पाकिस्तान हो गया, ये सारे बांग्लादेश, ये सारे कंट्रीज जो है मिलकर सार्क को एस्टैब्लिश करते हैं। तो जो अब आप लोग ये समझ सकते हो रीजनल बोलते क्या होगा, ज्योग्राफिक एरिया को हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हो यूनिलैटरल में मैंने एग्जांपल क्या देता हूँ, इंडिया एंड यूएसए कितना ज्यादा डिस्टेंस है दो कंट्रीज में, जो दो कंट्रीज बहुत दूर है इनके बीच में कभी रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होने के लिए कंट्रीज का ज्योग्राफिक एरिया बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो यहाँ वही लिखा है बच्चों, इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख सकते हैं, GSTP अमॉन्ग डेवलपिंग नेशंस। डेवलपिंग नेशंस जो भी है, ठीक है, जो सेम एरिया को बिलोंग करते हैं, जैसे कि अगेन ये सारे कंट्रीज जो आप देखोगे, इंडिया हो गया डेवलपिंग कंट्री है, अगेन यू नो श्रीलंका इज अ डेवलपिंग कंट्री, पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो हम सब लोग मिलकर सार्क बनाते हैं और सार्क का पर्पस ही वही है कि आपस में जब ट्रेड होगा तब सस्ते में ये ट्रेड होना चाहिए। ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंस, सही, हम लोग ट्रेड को यहाँ पे प्रेफरेंस दे रहे हैं उन देशों को जो जिनके साथ हमारा ये रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, to reduce trade barriers amongst the members of the group. This is the main purpose. सही बात है, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टर्म यहाँ पे क्या लिखा है। ओके यस, तो जो नेक्स्ट टर्म यहाँ पे जो लिखा है वो है ट्रेडिंग ब्लॉक। देखो अब यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों, तो आपको बहुत ध्यान देके यहाँ पे ये चीज समझने की कोशिश करना है कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग ब्लॉक अलग कैसा हो गया, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग ब्लॉक में एग्जैक्टली क्या होता है, वेरी सिंपल बच्चों, ट्रेडिंग ब्लॉक में जो मेंबर नेशंस होते हैं ये प्रॉमिस करते हैं कि आपस में जब भी ये लोग ट्रेडिंग करेंगे तो ये फ्री में होगा। फिर से बता रहा हूँ, जो भी मेंबर नेशंस है ये आपस में एक एग्रीमेंट में एंटर होता है कि जब आपस में लोग ट्रेडिंग करेंगे तो फ्री में ट्रेडिंग होना चाहिए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्री ट्रेडिंग, आप हमसे टैक्स मत लो, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, दिस इज फ्री ट्रेडिंग, कस्टम्स ड्यूटी हटाई दो। तो ये ट्रेडिंग ब्लॉक में जो मेंबर नेशंस आपस में ट्रेडिंग करते हैं इनके बीच में ट्रेडिंग बहुत आसानी से होता है, स्मूथली होता है, टैक्स नहीं लगा जाता है। बट जो नॉन मेंबर नेशंस जो होते हैं इनसे ये लोग एक रेट डिसाइड कर लेते हैं कि अगर दूसरा देश कोई आता है हमारे साथ ट्रेडिंग करना चाहता है तो हम लोग कुछ यहाँ पे कॉमनली डिसाइडेड रेट लगाएंगे, ठीक है। अब एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर रखता हूँ बच्चों, ठीक है। मान के चलो कोई ट्रेडिंग ब्लॉक में 4 देश है, फर्स्ट कंट्री, सेकंड कंट्री, थर्ड कंट्री एंड फोर्थ कंट्री, ये चारों देश कोई ट्रेडिंग ब्लॉक का हिस्सा है, ठीक है। तो जब ये चारों देश आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं, ट्रेडिंग ब्लॉक बना रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये होगा कि आपस में जब ये लोग कुछ ट्रेड करेंगे तब टैक्स नहीं लगाएंगे। बट अगर मान के चलो सपोज एक नॉन मेंबर है, एक नॉन मेंबर मतलब कोई ट्रेडिंग ब्लॉक में नहीं आ रहा है, ऐसा कंट्री जो है अगर इनके साथ कुछ ट्रेड होता है तो ये पहला कंट्री
इनसे कितना टैक्स वसूल करेगा, दूसरा कितना टैक्स वसूल करेगा, तीसरा कितना वसूल करेगा और चौथा कितना वसूल करेगा, ये लोग मिलके पहले से फिक्स करते हैं। मतलब इनके बीच में यूनिफॉर्मिटी है, बाहर वालों से कितना टैक्स वसूल करना है इसमें भी। इसका मीनिंग क्या है, वेरी सिंपल, अगर नॉन मेंबर से यहाँ पे इंपोर्ट होता है तो अगर फर्स्ट कंट्री ने 10% टैक्स लगाया तो सेकंड कंट्री भी 10% ही लगाएगा, थर्ड भी 10% ही लगाएगा और फोर्थ भी 10 ही लगाएगा। मतलब ये लोग आपस में ये भी डिसाइड कर रहे हैं कि दूसरे कंट्री से जब हम लोग ट्रेडिंग करेंगे तो क्या टैक्स का रेट होगा, ये भी सेम होगा, कॉमन होगा। दिस इज व्हाट इट इज रिटन हियर, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। एक्सटर्नल मतलब नॉन मेंबर नेशन से जब भी ये लोग ऐसा कुछ करेंगे डील, तब क्या टैरिफ का रेट होगा ये लोग पहले से फिक्स करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है अरब लीग। अरब लीग में बच्चों जो भी नेशंस आते हैं, ये सब लोगों का एक ट्रेडिंग ब्लॉक बना है, आपस में रेट्स नहीं चार्ज करेंगे, बट जब कोई दूसरे देश के साथ ये डील करेंगे तब सबसे इनका कॉमन यहाँ पे रेट होगा। मतलब कोई एक पर्टिकुलर नॉन मेंबर से ये सारे मेंबर्स जब डील करेंगे तब ये सब लोग सेम ही रेट चार्ज करेंगे, यहाँ पे कुछ अलग यहाँ पे रेट नहीं होगा। ओके, यस, देखते हैं अगला यहाँ पे बच्चों टर्म क्या यूज किया गया है। ओके, तो बच्चों अगला टर्म यहाँ पे जो यूज किया गया है, एक काम करते हैं हम लोग बच्चों, फिफ्थ नहीं पहले सिक्स्थ वाला पॉइंट लेते हैं। देखो बच्चों, ट्रेडिंग ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है ना, इससे ऑलमोस्ट मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम लोग सेम भी बोल सकते हैं, बट अगेन मॉडल में अलग लिखा है तो हम लोग इसको थोड़ा अलग तरीके से ही लिखना चाहिए। ओके, तो ट्रेडिंग ब्लॉक से एकदम मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कस्टम्स यूनियन। इसका नाम क्या है, कस्टम्स यूनियन। यहाँ पे भी लॉजिक देखो बच्चों क्या होगा, कस्टम्स यूनियन जो भी देशों का बनता है, यहाँ पे एग्जांपल लिखा है मैंने ईयू, यूरोपियन कम्युनिटी, यानी कि जो भी यूरोपियन नेशंस है, ठीक है, इनका जो यूनियन बना है, इनका जो कम्युनिटी बना है, ये लोग मिलकर क्या डिसाइड करते हैं कि मेंबर नेशंस में नो टैरिफ्स ऑन ट्रेड। अब भी एग्जैक्टली मैंने जैसा बोला है आपको, एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे कस्टम्स यूनियन का लॉजिक है, सेम वही रिपीट हो रहा है, ऑलमोस्ट सेम हम लोग बिल्कुल बोल सकते हैं। मेंबर नेशंस आपस में जब भी ट्रेडिंग करेंगे तब कुछ भी यहाँ पे टैक्स वसूल नहीं करेंगे, बट कोई दूसरा नॉन मेंबर नेशन अगर आता है तो उनके साथ कितना यहाँ पे टैक्स वसूल करना चाहिए, ये सब लोग सेम रेट वसूल करने वाले हैं, कोई अलग अलग भेदभाव नहीं करेगा। एक मेंबर नेशन अलग रेट वसूल कर रहा है नॉन मेंबर नेशन से और दूसरा अलग रेट वसूल कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो इन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया कि बाहर वालों से कितना रेट चार्ज करना चाहिए। ठीक है, तो ये एकदम सिमिलर साउंड करता है बच्चों, इसलिए मैंने आपको ये साथ में बताया अभी। फोर्थ ट्रेडिंग ब्लॉक का कॉन्सेप्ट एंड सिक्स्थ कस्टम्स यूनियन का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा, ये दो कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, इसमें एग्जांपल है नाफ्ता। नाफ्ता का फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नहीं पता है तो आप लोग नोट कर सकते हो, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दिस इज नाफ्ता। तो एग्जैक्टली नाफ्ता का लॉजिक क्या बच्चों, बहुत आसान है। मेंबर नेशंस में फ्री ट्रेडिंग होगा तभी तो नाम फ्री ट्रेड एरिया लिखा है। ओके, तो नॉर्थ अमेरिकन नेशंस जो भी है जिनके बीच में जो नाफ्ता में कवर होते हैं बच्चों, ये लोग क्या बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं देखो हम लोग आपस में एक दूसरे से बिल्कुल टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो कस्टम्स यूनियन में भी हो रहा था, ट्रेडिंग ब्लॉक में भी हो रहा था, बट यहाँ पे एक पॉइंट बहुत यूनिक है। यूनिक पॉइंट क्या है, नॉन मेंबर नेशन से कितना टैक्स वसूल करना है ये अलग अलग देश अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। ठीक है, प्लीज ये चीज समझने की कोशिश करना। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नाफ्ता में बहुत सारे कंट्रीज हैं। ठीक है, तो एक कंट्री अगर इंडिया के इंपोर्ट पे 10% टैक्स चार्ज कर रही है तो दूसरी कंट्री नाफ्ता में 15% चार्ज कर सकती है। अलग अलग रेट ये लोग अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। इंडिपेंडेंस होता है कि नॉन मेंबर के साथ क्या यहाँ पे ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये अलग अलग देश अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। दिस इज समथिंग विच विल नेवर हैपन इन अ कस्टम्स यूनियन और अ ट्रेडिंग ब्लॉक। ट्रेडिंग ब्लॉक और कस्टम्स यूनियन में सारे के सारे लोग मिलके कॉमन रेट फिक्स करते हैं, इधर ऐसा नहीं है। तो ये आपको दिमाग में रखना है बच्चों, दिस इज अगेन योर फ्री ट्रेड एरिया। ओके, आगे बढ़ते बच्चों, देखते हैं और क्या लिखा है यहाँ पे। दो ही पॉइंट्स यहाँ पे, वेरी इजी नाउ। कॉमन मार्केट, एग्जैक्टली कॉमन मार्केट क्या होता है। यस, तो जो कॉमन मार्केट जो है ना, इसमें बहुत सारी चीजें कॉमन होती है। जैसे कि देखो मेंबर नेशंस क्या क्या करते हैं कॉमन मार्केट में। मेंबर नेशंस जो है वो फ्री फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होगा, फ्री फ्लो ऑफ आउटपुट होगा, कॉमन फाइनेंशियल एंड कमर्शियल लॉज होंगे। क्या है ये सब, मैं बताता हूँ एक एग्जांपल से। यहाँ लिखा देखो बच्चों, यूरोपियन यूनियन हो गया या फिर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हो गया। ठीक है, तो अगर मान के चलो ये यूरोपियन यूनियन का मैं एग्जांपल दूं, तो यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश है
ये लोग मिलके कॉमन मार्केट डिसाइड कर रहे हैं, कॉमन मार्केट बना रहे हैं। मीनिंग क्या है इसका? वेरी सिंपल बच्चों, देखो यहाँ पे अगर ये फर्स्ट मेंबर नेशन है, फर्स्ट मेंबर नेशन है और ये सेकंड मेंबर नेशन है, दोनों भी मेंबर नेशन है, ठीक है। तो ये कॉमन मार्केट कैसे बनाएंगे? वेरी सिंपल, पहले देश से कोई लेबर जाके दूसरे देश में काम कर सकता है, पैसे कमा सकता है और अपने कंट्री में वापस आ सकता है। मतलब बच्चों देखो, आपको एक सिंपल क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, इसका आंसर आपको करना। इंडिया का कोई पर्सन है, वो यूएसए जाके पैसे कमाता है, ठीक है, इंडिया का रेसिडेंट है, बट कहाँ पैसे कमाए? यूएसए में जाके पैसे कमाता है। तो यहाँ पे उसको यूएसए में इनकम टैक्स भरना पड़ सकता है और इंडिया में भी इनकम टैक्स भरना पड़ सकता है। क्यों इंडिया में? क्यों? पैसे तो यूएसए में कमाया। इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी बेटा तू इंडिया का रेसिडेंट है, तू यूएसए में जाके पैसे कमा रहा है, फिर भी हम लोग तेरे से टैक्स बिल्कुल वसूल करेंगे। तो परेशानी होगी यार, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कंट्रीज आपस में कॉमन मार्केट जैसा कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश करते हैं। कॉमन मार्केट में क्या होता है? वेरी सिंपल, कॉमन मार्केट में अगर मान के चलो एक मेंबर नेशन है, दूसरा मेंबर नेशन है, मैं अगर इस देश से इस देश में जा रहा हूं और ये दोनों भी देश अगर सपोज कॉमन मार्केट के एग्रीमेंट में एंटर करते हैं, तो इसका मीनिंग क्या होगा? मैं यहां से जाके यहां पे अगर जा रहा हूं और यहां पे अगर मैं पैसा कमाता हूं, तो मेरे को एक ही जगह टैक्स भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां लिखा है देयर इज फ्री फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या सर? वही चार, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। मतलब लेबर अगर एक देश से दूसरे देश में जाके काम करता है, तो उसको यार अलग अलग आप यहाँ पे लॉज बना के परेशान मत करो। यहाँ पे लॉज भी सेम हो गए, यहाँ लिखा है कॉमन फाइनेंशियल एंड कमर्शियल लॉज, कानून भी सेम हो, कितना आसान हो गया। अगर लॉज सेम है, इजीली गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जा सकते हैं। यहाँ लिखा देखो फ्री फ्लो ऑफ आउटपुट, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत आसान होगा ये कंट्रीज के बीच में, ठीक है। फ्री फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल बच्चों आप लोग बिलीव नहीं करोगे, यूरोपियन यूनियन में जो भी कंट्रीज है, ठीक है, हम लोग आसानी से ट्रैवल भी कर सकते हैं। हमें समझ में भी नहीं आएगा कि रोड ट्रिप करते करते एक देश से हम लोग दूसरा देश कब क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। सो ये इतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होता है। दिस इज व्हाट कॉमन मार्केट इज ऑल अबाउट। जब हम लोग बोल रहे हैं कॉमन मार्केट, मतलब जो भी मेंबर नेशन है आराम से कोई भी ट्रैवल कर सकता है। देयर इज फ्री फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फ्री फ्लो ऑफ आउटपुट। यार इंडिया में ज्यादा परेशानी है, इंडिया में अगर मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाऊं, तो हो सकता है कि मेरे को बहुत ज्यादा यहाँ पे कुछ टैक्स भरना पड़े, इंटर स्टेट की लॉज होते हैं बहुत सारे, हर स्टेट का अलग अलग लॉ है। यहाँ पे तो इतना यूनिटी की अलग अलग कंट्रीज एक यूनियन बना के कॉमन मार्केट जैसा कुछ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आराम से यहाँ पे लोग ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, ठीक है, जगह खरीदी जा सकती है, लैंड हम लोग आराम से डील कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लगेगा, कॉमन लॉज होते हैं फाइनेंशियल एंड कमर्शियल लॉज, तो डबल टैक्सेशन भी यहाँ पे अवॉइड होता है। सो दिस इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली यूनिक, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन मार्केट। बराबर, एशियन नेशंस एंड यूरोपियन यूनियन ये दोनों भी कॉमन मार्केट का एग्जांपल है बच्चों। एंड देन लास्ट आखिरी क्या लिखा है यहाँ पे? इकोनॉमिक एंड मॉनिटरी यूनियन। दिस इज अगेन वेरी सिंपल। इकोनॉमिक एंड मॉनिटरी यूनियन में बच्चों जो भी मेंबर नेशंस होते हैं, इनका कॉमन करेंसी होता है और मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज भी कॉमन होता है। मीनिंग क्या है मैं बताता हूँ बच्चों। देखो इंडिया का करेंसी है रूपी, इंडिया का करेंसी क्या है? रूपी, ठीक है। इंडिया का करेंसी है रूपी, इंडियन रूपी, इसको हम लोग INR भी बोलते हैं, बराबर। और इंडिया में मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन बनाता है? आंसर इज गवर्नमेंट प्लस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलके अपने देश में मैक्रो लेवल पे पॉलिसीज को बनाते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या होगा देखो बच्चों, इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन जैसे कि यूरोपियन यूनियन, अगेन वापस वही एग्जांपल आ रहा है। यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश होते हैं, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि यार हम लोग अपने अलग अलग कंट्रीज में ट्रेड को प्रमोट करने के लिए अलग अलग हम लोग करेंसी रखेंगे नहीं। क्यों ऐसा बच्चों? देखो कितना सिंपल मैं बता रहा हूं आपको। मैं आपको जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे बता चुका हूँ ये कि यूरोपियन यूनियन, यूरोप में बहुत आसान होता है एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करना, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग रोड ट्रिप करते करते यार एक देश से दूसरा देश हम लोग कब क्रॉस कर रहे हैं हमें समझ में भी नहीं आएगा। तो मतलब इसका क्या है? इसका मीनिंग ये है कि कितना आसान होता है ट्रैवलिंग करना यार, ठीक है। कुछ वीजा का झंझट नहीं, कुछ नहीं। तो इसलिए ये सारे देश मिलकर डिसाइड करते हैं कि ट्रेड आसान होना चाहिए, इसलिए कॉमन करेंसी अपन डिसाइड करते हैं। और आप लोग देख सकते हो कि यूरोपियन यूनियन जो है ना, इनका करेंसी है यूरो, बराबर, ठीक है। तो यूरो काफी स्ट्रॉन्ग करेंसी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में सारे डेवलप्ड नेशंस है। और यूरो जो है बच्चों ये काफी स्ट्रॉन्ग करेंसी है, दिस इज कॉमन करेंसी।
और ये यूरोपियन यूनियन का पॉलिसी जो होता है, जैसे इंडिया में आरबीआई बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है, वैसे यूरोपियन यूनियन का कॉमन पॉलिसी होता है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज भी इनके कॉमन है। कॉमन क्यों रखना है? क्योंकि ऑब्वियसली देखो, जैसे कि अपने देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी के सप्लाई को कम या ज्यादा करके इन्फ्लेशन और ग्रोथ को मैनेज करती है, वैसे यूरो अगेन एक ही यहाँ पे करेंसी होने के चक्कर में पॉलिसी भी कोई एक ही बनाना चाहिए। सो दिस इज द लॉजिक। इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। आई होप दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स आर वेरी मच क्लियर नाउ। ठीक है, तो बच्चों अब आप लोग ये सारे पॉइंट्स को फटाफट नोट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज टैक्सोनॉमी ऑफ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। बराबर, टोटल 7 पॉइंट्स है बच्चों। तो वीडियो को आप पॉज करके ये सारे पॉइंट्स को अब आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, यस बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका हेडिंग है गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। राइट, सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क किया है। ठीक है, तो बच्चों ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ डब्ल्यूटीओ जो है, ये हमें बताता है कि किस तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन से प्रिंसिपल्स को बेसिस कंसिडर करके अपना काम चलाता है। बराबर है। और बच्चों ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स एक्चुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, प्रैक्टिकली भी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि डब्ल्यूटीओ जो है वो सारे इंटरनेशनल ट्रेड्स को इन प्रिंसिपल्स को बेसिस कंसिडर करके, यहाँ पे इन प्रिंसिपल्स को रिस्पेक्ट देते हुए कंसिडर करेगी। बराबर है बच्चों। देखो यहाँ पे मैंने रनिंग नोट्स लिखा। रनिंग नोट्स मतलब वही आपके एमयू नोट्स हो गए। ठीक है, तो हम लोग हर पॉइंट को एमयू नोट्स के थ्रू ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आपको सारे एमयू नोट्स लिखना है, बट ये पॉइंट स्पेसिफिकली आपको एक बार मॉड्यूल से पढ़ लेना है बच्चों। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेफर मॉड्यूल। ठीक है, तो जहां पे भी मैंने आपको ऐसा बोला है कि रेफर मॉड्यूल, तो आपको ये सारे पॉइंट्स एक बार एमयू नोट्स, रनिंग नोट्स जो भी है हमारे, हम लोग लिखेंगे इनको नोटबुक में, बट आपको अगेन थोड़ा ढंग से प्रिपरेशन करने के लिए एक बार मॉडल रेफर करना है। स्पेसिफिकली इस पॉइंट के लिए बोल रहा हूँ। बराबर है बच्चों। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ डब्ल्यूटीओ, जैसे मैंने आपको बोला है 4 मार्क के ऊपर 6 मार्क के ऊपर मोस्टली क्वेश्चंस आते ही नहीं है, 4 मार्क के ही क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर गाइडिंग प्रिंसिपल्स आपको पूछा जाता है, तो आपको कोई भी 4-5 पॉइंट को ढंग से लिखना होगा। ठीक है, हम लोग सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे, बट अगेन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आपको ज्यादा लंबा खींचना नहीं है, बिकॉज अगेन दिस इज अ ह्यूज पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है बच्चों, एक एक करके अब हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली कौन से प्रिंसिपल्स है डब्ल्यूटीओ के। ओके, जैसे कि यहाँ पे सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा हुआ है ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो बच्चों डब्ल्यूटीओ बोलती है कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड होना है, तो ये बगैर डिस्क्रिमिनेशन के होना चाहिए। बगैर डिस्क्रिमिनेशन के मतलब वेरी सिंपल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दूसरे देश से, एक देश से ज्यादा टैक्स ले रहे हो और एक और देश से हम लोग कम टैक्स ले रहे हैं, और दोनों भी मेंबर नेशन से डब्ल्यूटीओ के, ऐसा करना गलत होगा। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ का बोलना ये है कि जब कभी भी आप अलग अलग देशों से गुड्स इंपोर्ट करते हो या एक्सपोर्ट करते हो, तो आपके लॉस जो है वो सेम होना चाहिए। आप टैक्स के रेट में डिफरेंस क्रिएट मत करो। इन शॉर्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि से नेपाल से गुड्स इंडिया में आ रहा है, ठीक है, और भूटान से गुड्स इंडिया में आ रहा है। ठीक है, हम लोग नेपाल से 10% वसूल कर रहे हैं और भूटान से 5% वसूल कर रहे हैं। दिस इज रॉन्ग, ये मत करो। ऐसा किसका बोलना है? ऐसा बोलना है डब्ल्यूटीओ का। दिस इज द फर्स्ट गाइडिंग प्रिंसिपल टू ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव मत करो। तो ये बच्चों डब्ल्यूटीओ के एक्चुअली ये गैट के आर्टिकल 1 में ये लिखा था। ठीक है, गैट इज अगेन जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो डब्ल्यूटीओ के पहले था, इसके ही आर्टिकल 1 में ये पॉइंट मेंशन था पहले से। MFN जिसको हम लोग मोस्ट फेवर्ड नेशन बोलते हैं बच्चों, ठीक है, मतलब जो भी मेंबर नेशन है, सारे के सारे डब्ल्यूटीओ के मेंबर नेशंस को हमें इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो ऐसा आप अलग अलग यहाँ पे टैक्स जो है वो रेट नहीं करना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। दिस इज एक्चुअली एक्सट्रीमली फेयर। ये बिल्कुल फेयर तरीका है, सही तरीका है ट्रेड करने का। ओके, अगले प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते बच्चों, यहाँ पे देखते क्या लिखा है। सो द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ WTO इज नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी। अच्छा, ये नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी एग्जैक्टली क्या होता है बच्चों? WTO के हिसाब से जो फॉरेन गुड्स है, फॉरेन सर्विसेज है, फॉरेन नेशनल जो है, इन्हें हम लोग जितना हो सकता है उतना एट पार ट्रीट करना चाहिए। एट पार मतलब अगर मान के चलो फॉरेन गुड्स है, फॉरेन सर्विसेज है, फॉरेन नेशनल है, इनके लिए जो लॉज हम लोग बना रहे हैं, जितना हो सके उतना आप कॉमन लॉज रखो। आपके खुद के कंट्री में जो लोग हैं, ठीक है, इनके लिए आपने जो लॉज बनाए हैं
और जो बाहर के लोग हैं इनके लिए जो लॉज बनाए जा रहे हैं, दोनों के लिए लॉज कॉमन आपको रखने की कोशिश करना चाहिए। अगेन तो बच्चों ये नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है आर्टिकल 3 ऑफ गैट में, जैसे कि आर्टिकल 1 में ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जानकारी दी गई है। आर्टिकल 3 गैट का बोलता है नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी के बारे में, जिसके हिसाब से हमें फॉरेन गुड्स सर्विसेज फॉरेन नेशनल को एट पार ट्रीट करने की यहाँ पे जितना हो सके उतना कोशिश करनी चाहिए, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा केस लिखा है, वोडाफोन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगेन वोडाफोन इज अ ब्रिटिश कंपनी, ठीक है। तो ऑफ कोर्स वोडाफोन बाद में आइडिया के साथ इनका मर्जर हो गया और वोडाफोन आइडिया अब मिलके एक एंटिटी के तौर पे काम कर रहे हैं, ओके। बट बच्चों बिफोर दिस मर्जर ऑफ वोडाफोन एंड आइडिया, वोडाफोन एक सेपरेट कंपनी हुआ करती थी। वोडाफोन के अलग टेलीकॉम सर्विसेज इंडिया में दिए जाते थे, ठीक है। तो बच्चों एक वोडाफोन का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कैपिटल गेन का इनकम टैक्स का केस हुआ था, जिसमें 11,000 करोड़ का इनकम टैक्स लाइबिलिटी वोडाफोन पे बन रहा था, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये कंक्लूजन जो हुआ था ना, ठीक है। आपको एक चीज और बोलता हूँ, एडवोकेट हरीश साल्वे जो है, जो बहुत फेमस एडवोकेट है, सलमान खान के लॉयर है, मुकेश अंबानी के लॉयर है, इन्होंने वोडाफोन का केस लड़ा था और एक्चुअली ये केस वोडाफोन जीती थी, ठीक है। तो बच्चों ये मैं आपको यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई बाहर की कंपनी तो इसके लिए हम लोग हमारे लॉस को चेंज करें और इनसे हम लोग ज्यादा टैक्स वसूल करने की कोशिश करें। सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। अगर हम लोग वोडाफोन को ज्यादा टैक्स मांग रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बाहर की कंपनी है, ये गलत होगा। तो अगर आपने आपके देश के लॉस बना दिए तो उसको आप सारे लोगों के लिए सेम तरीके से ट्रीट करो, बराबर। तो यहाँ पे वही लिखा है, इंटरनल रूल्स लॉस टैक्सेस मस्ट बी एट पार फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज। बच्चों ये देखो, ये है ना, बहुत बार इसमें हम लोग के कंट्री में लॉस चेंज होते हैं डेफिनेटली। फॉर एग्जांपल टैक्स के लॉज ही अगर आप देखोगे ना, तो टैक्स के रेट में ही डिफरेंस आ जाएगा। डोमेस्टिक कंपनी से हम लोग कम टैक्स वसूल करते हैं और बाहर की कंपनी से हम लोग ज्यादा टैक्स वसूल करते हैं, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, बट बाकी जनरल रूल्स जो होता है ना, जितना हो सके उतना फॉरेन कंपनीज के लिए और इंडियन कंपनीज के लिए सेम रखना, यहाँ पे रखने का कोशिश यहाँ पे करना चाहिए, रखने की कोशिश बिल्कुल करना चाहिए। तो यहाँ पे वोडाफोन के एग्जांपल जो है वो आप लोग बिल्कुल नोट कर सकते हो, जिससे आपको ये सेकंड वाला गाइडिंग प्रिंसिपल समझ में आएगा, ठीक है। नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी फर्स्ट क्या था? फर्स्ट था ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। हमें फर्क नहीं करना चाहिए, जो भी मेंबर नेशन है, सारे के सारे मेंबर नेशन से हम लोग सेम ट्रीटमेंट जो है वो एक्सपेक्ट करना चाहिए, हम लोग खुद भी सेम ट्रीटमेंट उनको देना चाहिए, बराबर। नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी ये क्या होता है? नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी में हम लोग फॉरेन गुड्स, फॉरेन सर्विसेज, फॉरेन नेशनल को एट पार ट्रीट करने की कोशिश करना चाहिए, एट पार विद डोमेस्टिक गुड्स, डोमेस्टिक सर्विसेज एंड डोमेस्टिक रेसिडेंट्स, ओके। चलो ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखते क्या लिखा है बच्चों। नेक्स्ट यहाँ लिखा है फ्री ट्रेड। सो द थर्ड गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ WTO इज फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड मतलब क्या? फ्री ट्रेड मतलब यहाँ पे WTO का रिक्वेस्ट ये होता है मेंबर नेशंस को कि आप टैरिफ पे रेस्ट्रिक्शंस कम करो। टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस कम करो मतलब बच्चों आपको एक खास चीज बताता हूँ। इंडिया जो है ग्लोबलाइजेशन के पहले 1990s की अगर हम लोग बात करते हैं, तो 1990s के एरा में इंडिया बहुत ज्यादा कस्टम्स ड्यूटी कलेक्ट करता था, ठीक है। और एक कस्टम्स ड्यूटी को इंडिया ने 20% से गिरा के 10% किया बिकॉज ऑफ WTO's प्रेशर, ठीक है। बोलने का मीनिंग क्या है? बोलने का मीनिंग ये है कि इंडिया ने अपना इंपोर्ट ड्यूटी गिरा दिया है, जिससे इंपोर्ट आसानी से इंडिया में हो सके कुछ का। तो बच्चों ये चीज बहुत जरूरी है और WTO का मेन एम यही है। WTO बोलती है कि आप जो टैरिफ के रेस्ट्रिक्शंस है उसको कम करो और आप आपकी इकोनॉमी को ओपन करो, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको कोटा सिस्टम को अबॉलिश करना चाहिए। ना व्हाट इज कोटा सिस्टम? मैं आपको ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका बच्चों इसके पहले के वीडियोस में। कोटा सिस्टम में एग्जैक्टली क्या होता है? कोटा सिस्टम में क्वांटिटीज पे रेस्ट्रिक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। और ये क्वांटिटी के जो रेस्ट्रिक्शंस है इसको पूरी तरीके से हटाना जरूरी है। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग इंपोर्ट सिर्फ इतनी ही क्वांटिटी का होगा। हम लोग ये रेस्ट्रिक्शंस जो करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी के रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि कोटा सिस्टम। इसको पूरी तरीके से अबॉलिश करो, ऐसा WTO का मेन फोर्स होता है, मेन प्रेशर होता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है, नंबर 4 प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या है? यहाँ लिखा देखो, नो सडन चेंज इन रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। वोडाफोन केस में जैसा हुआ था बच्चों, देखो वोडाफोन केस में गवर्नमेंट एकदम से बोल रही है नहीं नहीं हम आपसे ज्यादा टैक्स वसूल करेंगे, 11,000 करोड़ का आपका लाइबिलिटी भर रहा है, बन रहा है और आपको ये पैसा बिल्कुल पॉकेट से निकाल के पे करना पड़ेगा। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हमारे कंट्री के
रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉज जो है उसको सडन चेंज कर रहे हैं जिससे दूसरे कंट्री के कंपनीज को तकलीफ हो, तो ये करना गलत होगा। डब्ल्यूटीओ बोलती है आपके देश के जो भी लॉज है, रूल्स रेगुलेशंस है, इसको आप बहुत जल्दी चेंज मत करो, ठीक है। तो ये प्रेडिक्टेबिलिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। देयर मस्ट नॉट बी सडन चेंज इन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कंपनी दूसरे देश की है, इंडिया में आती है, सेटल होती है और अचानक से टैक्स क्रेडिट इंडियन गवर्नमेंट बढ़ा देती है, तो फिर उनका जो पूरा प्लानिंग है कि वो पूरा बिजनेस इंडिया में सेट कर रहे हैं, ये पूरी प्लानिंग बिगड़ जाती है। तो ये डब्ल्यूटीओ इसको थोड़ा मना कर रही है और इसको यहाँ पे इस तरीके से अपने गाइडिंग प्रिंसिपल में लिखा जा रहा है कि आपके देश के लॉज प्रेडिक्टेबल होने चाहिए, राइट। अच्छा, और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है। यस बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखो सेम वही लिखा है, प्रोहिबिशन ऑन क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। ये मैंने आपको अभी बताया बच्चों कि कोटा सिस्टम पूरी तरीके से आपको अबॉलिश करना चाहिए। जो आप क्वांटिटीज पे रेस्ट्रिक्शन लगाते हो, जितना हो सके उतना आप ये अवॉइड करो, ठीक है। और इंडिया ने ऐसे ही किया। मैंने इसके पहले के लेक्चर में भी आपको ये बताया बच्चों कि 95% जो है हमारे कंट्री में जो गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं जिसपे कोटा सिस्टम हमने हटा दिया है। गिने चुने 5% गुड्स है जिसपे कोटा सिस्टम अभी भी है, क्योंकि बहुत जरूरी है वो कोटा सिस्टम लगाना। जो भी हार्मफुल गुड्स हो गए, जो भी निगेटिव लिस्ट में गुड्स होते हैं, ठीक है, जिसको ज्यादा अपनी गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करती, ऐसे सारे गुड्स को हम लोग कोटा सिस्टम लगाएंगे। बट बेसिकली जनरल रूल ये होता है कि आप जो भी गुड्स इंपोर्ट होता है इंडिया में, इस पे कोटा सिस्टम आपको हटा देना चाहिए। वही लिखा है यहाँ पे, प्रोहिबिशन और क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। डब्ल्यूटीओ भी इसको प्रमोट करती है, ठीक है। और क्या लिखा है डब्ल्यूटीओ के हिसाब से बच्चों, देयर मस्ट बी ग्रेटर कंपटीशन बिटवीन द कंट्रीज, ठीक है। डब्ल्यूटीओ बोलती है कंपटीशन बढ़ाओ। पूरे पूरे के पूरे वर्ल्ड को डब्ल्यूटीओ एक सिंगल विलेज अज्यूम करती है। ग्लोबलाइजेशन है, ओपन इकोनॉमी है, कंपटीशन बढ़ना चाहिए। हम लोग रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए दूसरे देश से अगर कोई कंपनी इंडिया में आके बिजनेस करना चाहती है तो यहाँ वही लिखा है। बट बच्चों देखो यहाँ पे ग्रेटर कंपटीशन में एक चीज और है, कंपटीशन फेयर तरीके से होना चाहिए। जब हम लोग ये बोलते हैं कि कंपटीशन फेयर तरीके से होना चाहिए, तो हमें एक अनफेयर प्लेयर का नाम बिल्कुल दिमाग में रखना चाहिए। एंड नो प्राइसेस फॉर गेसिंग, वो अनफेयर प्लेयर चाइना ही है बच्चों। यहाँ वही लिखा देखो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, चाइना डंपिंग गुड्स इन इंडिया। अगर ये ऐसा कुछ होता है कि चाइना इंडिया में डंप कर रही है, बच्चों क्या होता है प्रॉब्लम पता है, जब चाइना इंडिया में गुड्स को डंप करती है, मैंने आपको ये बहुत बार बोला है कि सस्ते भाव में इंडिया में अगर चाइना के गुड्स मिलते हैं तो ऑफकोर्स इंडियंस जो है वो चाइनीज प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे। डोमेस्टिक इंडस्ट्री पूरी तरीके से खराब हो रहा है। तो इसको हम लोग कॉम्पिटिटिव नहीं, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस बोलते हैं, ठीक है। और बच्चों पता है क्या इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ कि चाइना के गुड्स इंडिया में मिल रहे से 10 रुपए में, और इंडिया के गुड्स इंडिया में मिल रहे, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के मिल रहे हैं से 15 रुपए में, तो यार यहाँ पे कितना ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। 50% महंगा है इंडिया का गुड्स। तो इसका मीनिंग ऐसा होता है, तो कोई भी पर्सन क्या करेगा, ऑफकोर्स चाइनीज गुड्स को प्रेफर करेगा। इंडियन कंज्यूमर्स का ज्यादा ध्यान चाइनीज गुड्स की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, इसका मतलब ये है कि कुछ स्कोप ही नहीं बचा है कंपटीशन का, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली कंपटीशन में बहुत पीछे चल रहा है इंडिया की कंपनीज। क्यों? क्योंकि यार डिफरेंस देखो प्राइस में कितना है। अच्छा फिर चाइना के गुड्स सस्ते क्यों है? एक्चुअली सस्ते नहीं है, वो जानबूझ के सस्ते भाव में इंडिया में बेच रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए डब्ल्यूटीओ यहाँ पे अपने गाइडिंग प्रिंसिपल में एक और प्रिंसिपल जोड़ रही है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर कंपटीशन। कंपटीशन बढ़ाओ, कंपटीशन खत्म मत करो। दिस इज एक्चुअली किलिंग कंपटीशन। 10 रुपए में आप बेच रहे हो जबकि इंडिया के मैन्युफैक्चरर 15 में बेच रहे हैं, तो ये तो बहुत डिफरेंस हो गया। बराबर यहाँ पे वही लिखा है, देयर मस्ट बी लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जिससे कुछ तो कंपटीशन हो। लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब कुछ स्कोप तो रहना चाहिए उस कंपटीशन का, ठीक है। 10 रुपए में चाइना के गुड्स बिक रहे हैं, इंडिया के गुड्स 10.5 रुपए में, 11 रुपए में बिक रहे हैं, या 9 रुपए में बिक रहे हैं, 8 रुपए में बिक रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं देयर इज लेवल प्लेइंग फील्ड। बट बहुत बड़ा अगर गैप आता है प्राइसेस में तो कुछ स्कोप ही नहीं बचता है यहाँ पे। सही बात है। तो यही पॉइंट लिखा है गाइडिंग प्रिंसिपल में डब्ल्यूटीओ के। ओके बच्चों, अगले पॉइंट पे अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते क्या लिखा है। यस, और क्या लिखा है यहाँ पे, इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ फॉर प्रोटेक्शन। इसका मीनिंग क्या है बच्चों? देखो यहाँ पे डब्ल्यूटीओ बोलती है कि आप गुड्स के इंपोर्ट पे टैरिफ लगा सकते हो अगर आपको डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको इतनी बार सेम एग्जांपल अगर बच्चों हम लोग लेंगे, चाइना के गुड्स इंडिया में 10 में मिल रहे हैं और इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स 15 में बना रहे हैं, तो इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स कंप्लेन करेंगे इंडियन गवर्नमेंट को और इंडियन गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगी। बट ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के पहले हम लोग
WTO से जाके बात करेंगे, चाइना से भी हम लोग बात करेंगे, हम लोग चाइना के उन कंपनीज को वार्निंग देंगे, बोलेंगे कि देखो आप आपके देश में जो भाव में चीज को सेल करते हो उससे काफी कम भाव में आप इंडिया में बेच रहे हो, इससे इंडिया का मार्केट खराब हो रहा है। तो यहाँ वही लिखा है इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ फॉर प्रोडक्शन, यानी कि हम लोग टैरिफ को इम्पोज करेंगे, टैरिफ लगाएंगे, कस्टम्स ड्यूटी लगाएंगे। कब? जब हमें ऐसा लगता है कि इंडिया के डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। बराबर, यहाँ वही लिखा है 14 tariffs will be charged with WTO's permission for improvement of domestic industry। मतलब कुछ ऐसे 14 अलग अलग टैरिफ्स होते हैं। हमने टैरिफ के टाइप सीखे बच्चों, एंटी डंपिंग ड्यूटी इज अनदर टाइप ऑफ टैरिफ, सही है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, दिस इज अगेन अनदर टाइप ऑफ टैरिफ। मैं आपको ऑलरेडी इसके पहले के यूनिट में सारे टैरिफ्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो कुछ 14 ऐसे टैरिफ्स है जिसको लगाने के पहले हमें WTO का परमिशन लेना चाहिए। अच्छा, WTO का परमिशन मतलब किसका परमिशन? मैंने अभी आपको बच्चों स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया, तो मैंने तब आपको बताया था कि एग्जैक्टली इनके 3 लेवल्स होते हैं, तो हमें परमिशन यहाँ पे इसलिए इस तरीके से लेना चाहिए। ओके, फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, लेवल 2 का हम लोग को स्पेसिफिकली परमिशन लेना चाहिए बच्चों। ओके, यस। लेटर रेड्यूस देम एज सिचुएशन नॉर्मलाइजेस, मतलब क्या है, अगर हम लोग एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं तो ये परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्पररी टाइम फ्रेम के लिए होता है। जैसे ही सिचुएशन नॉर्मलाइज होगा, जैसे ही यहाँ पे दोनों के प्राइसेस सेम हो जाएंगे, जैसे ही चाइना से गुड्स इंडिया में थोड़ा महंगे भाव में मिल रहे हैं, तो इन दैट केस हम लोग एंटी डंपिंग ड्यूटी को हटा देंगे। बराबर, बट वी हैव टू हैव अ डायलॉग विद देम, मतलब चाइना के कंपनी से हमें बातचीत करनी पड़ेगी। ऐसे ही हम लोग टैक्स बढ़ा नहीं सकते, हमें बोलना पड़ेगा रीजंस के साथ कि हम लोग क्यों एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहे हैं। बराबर है। अच्छा, और देखते क्या लिखा है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे देश में कोई भी लॉ अगर चेंज होता है तो हमें उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा डिटेल में। फॉर एग्जांपल अगर GST नाम का नया कानून इंडिया में आता है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस को कंबाइन करता है, तो बाहर के देश की जो भी कंपनीज है वो इंडिया में अगर गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं, तो इन दैट केस उन्हें ये बताना बहुत जरूरी है कि हमारा लॉ चेंज हो चुका है और ये लॉ जो है इस तरीके से बना है। तो आपको आपके लॉज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जिससे ट्रांसपेरेंट मैनर में इंटरनेशनल ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता है। वोडाफोन का भी केस यहाँ पे बच्चों में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, जिससे मैं बता सकता हूँ यहाँ पे आपको कि किस तरीके से वोडाफोन केस में ट्रांसपेरेंसी नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट वो केस को हार चुकी थी। और वोडाफोन जो बाहर की कंपनी है उसको हरीश साल्वे जी ने बिल्कुल जिताया है यहाँ पे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे मैं आपको वही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रांसपेरेंसी जब तक नहीं रहेगी ना, तब तक कोई भी कंपनी इंडिया में, बाहर की कंपनी इंडिया में आके बिजनेस करना नहीं चाहेगी। देयर मस्ट बी ट्रांसपेरेंसी। जो लॉज है आप पहले से बता दो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खुद के हिसाब से लॉज को इंटरप्रेट कर रहे हो। सो दिस मस्ट नॉट हैपन। ओके, देखते हैं अगला पॉइंट यहाँ क्या लिखा है बच्चों। सो नेक्स्ट पॉइंट रिटन हियर इज प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन। प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन, पहले तो आपको लिबरलाइजेशन ये वर्ड का मीनिंग बताता हूं। ठीक है बच्चों, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है टू गिव फ्रीडम, टू गिव फ्रीडम। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शंस को हटाओ, रेस्ट्रिक्शंस को, लाइसेंस को हटाओ। ठीक है, रिमूव करना। बराबर, इसको हम लोग बोलते हैं लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन, दिस इज अनदर एम ऑफ WTO। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनका एक और मकसद ये है कि हर एक देश जो है वो अपने अपने लॉज को थोड़ा चेंज करे, रिलैक्स करे। रिलैक्स करे मतलब बेसिकली बहुत स्ट्रिक्ट अगर आप लॉज बनाओगे जिससे दूसरे देश के गुड्स और सर्विसेज इंडिया में नहीं आ सकते, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, देखो यहाँ क्या लिखा है, FIPB, ये क्या है? दिस इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ठीक है, तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड ये क्या है बच्चों? पहले ऐसा होता था कि दूसरे देश के जो भी कंपनीज इंडिया में आके बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग FDI बोलते हैं, FDI इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मान के चलो यूएसए की कोई कंपनी है, उसको इंडिया में आकर अगर बिजनेस करना है, तो पहले ये बिजनेस करने के लिए FIPB का परमिशन लगता था। बराबर है, यहाँ वो लिखा है प्रीवियसली their approval was needed but now not required, therefore it promotes progressive liberalization। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले बहुत ज्यादा प्रोसीजर था इंडिया में, अगर कोई भी बाहर की कंपनी आके बिजनेस करना चाहती थी तो पहले FIPB का परमिशन लेती थी। अगर इनका लाइसेंस मिलता था, इनका परमिशन मिलता था, तो ही बाहर की कंपनीज इंडिया में आके बिजनेस कर सकते थे। बट अब ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हट चुके हैं।
ठीक है, तो यहाँ वही लिखा है यहाँ पे एफडीआई नाउ थ्रू ऑटोमेटिक रूट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑटोमेटिक रूट? बहुत आसान है। ऑटोमेटिक रूट मतलब अब अगर दूसरे देश की कोई कंपनी को इंडिया में आके बिजनेस करना है, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे परमिशन मिल जाएगा। आपको खास अलग से लाइसेंस परमिशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट डिफेंस, मतलब डिफेंस सेक्टर में बच्चों जब एफडीए होता है, मतलब डिफेंस के बाहर के कंपनीज इंडिया में आकर कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ वेपन्स बना रहे हैं, कुछ चीजें सेल कर रहे हैं, कुछ पार्ट्स बेच रहे हैं, देन इन दैट केस आपको यहाँ पे, क्योंकि डिफेंस थोड़ा सेंसिटिव मैटर है ना, तो सिर्फ डिफेंस के लिए एफडीआई जब इंडिया में आता है तभी आपको यहाँ पे अलग से परमिशन की जरूरत होगी। अदरवाइज दूसरे सेक्टर्स में इंडिया में एफडीआई है, ठीक है, इंडिया में रिटेल में एफडीआई है, अलग अलग सेक्टर्स में एफडीआई है, टेलीकॉम में एफडीआई है, एविएशन में एफडीआई है। सही है, हम लोग देखते हैं कि बाहर के कंपनीज इंडिया में आके बहुत बिजनेस करते हैं, तो इनको अलग से परमिशन की जरूरत नहीं होगी। सही बात है। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, और क्या लिखा है बच्चों? मार्केट एक्सेस। ठीक है, मार्केट एक्सेस मतलब क्या? दूसरे देश से अगर प्रोडक्ट्स इंडिया में आते हैं तो यहाँ लिखा है कि बेटर मार्केटिंग एंड मार्केट एक्सेस हैज टू बी अलाउड। मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि अगर बाहर की कोई कंपनी इंडिया में आके बिजनेस करती है तो आप उनको बिजनेस करने दो, उनको एडवर्टाइजमेंट करने दो, उनको मार्केटिंग करने दो, उन्हें इंडिया में जमीन परचेज करने का परमिशन दो, उन्हें इंडिया में आके बिल्डिंग परचेज करने का, अलग अलग एरियाज में बिजनेस करने का परमिशन दो। और बच्चों ये बहुत इजीली हो रहा है। हम लोग आज देख सकते हैं कि इंडिया कितना ज्यादा ओपन अप हो चुका है, कितने सारे सारे बाहर की कंपनीज इंडिया में आके मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, टीवी पे हम लोग एड्स देखते हैं बाहर की कंपनीज का। फॉर एग्जांपल अगर मैं वोडाफोन का एड देख रहा हूँ टीवी पे, तो वोडाफोन बाहर की कंपनी है और ये एफडीआई के थ्रू इंडिया में बिजनेस कर रही है। अगर मैं होर्डिंग पे वोडाफोन का फोटो देख रहा हूँ, देन इन दैट केस हम लोग ये एविडेंस के तौर पे बोल सकते हैं कि देखो हम लोग अलाउ कर रहे हैं बाहर की कंपनीज इंडिया में आके आज ये सब चीजें कर सकते हैं उतनी ही फ्रीली जितने फ्रीली इंडिया के खुद के कंपनीज कर सकते हैं। बराबर है। सो दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। अमेजोन आज इंडिया में आके इतने ह्यूज लेवल पे बिजनेस कर रही है, तो अमेजोन का टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड आता है जो हम लोग पढ़ते हैं, फ्लिपकार्ट का भी टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड आता है जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि कौन सी कंपनी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, हम बहुत इजीली मार्केट एक्सेस देंगे। मार्केट एक्सेस मतलब हम लोग उन्हें अलाउ करेंगे हर वो चीज करने का जिससे उनके कस्टमर्स बढ़ सके। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग अगेन, और इंडिया ये कर रही है बच्चों। बराबर। और लास्ट क्या लिखा है यहाँ पे? यस, सोशल प्रिविलेजेस टू लेस डेवलप्ड ऑब्लिक डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब डब्ल्यूटीओ का बोलना ये कि देखो जो भी लेस डेवलप्ड नेशंस है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज है, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज है, तो इन्हें हम लोग थोड़े ज्यादा प्रिविलेजेस देंगे। ठीक है, इन्हें हम लोग थोड़े ज्यादा फ्रीडम देंगे, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं, डब्ल्यूटीओ का बोलना ऐसा है कि डब्ल्यूटीओ ऐसा चाहती है कि जो भी डेवलपिंग नेशंस है उनका डेवलपमेंट तेजी से हो, या फिर जो अंडर डेवलप्ड नेशंस है उनका भी प्रोग्रेस अच्छे से हो। और बच्चों आपको एक चीज और बता दो, देखो ये मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि डब्ल्यूटीओ के जितने मेंबर नेशंस है 164, इसमें से 117 तो डेवलपिंग नेशंस ही है, तो मेजोरिटी इनका ही है, तो इसलिए इनका प्रोग्रेस बिल्कुल प्रायोरिटी होना चाहिए डब्ल्यूटीओ का। सो दिस इज अनदर पॉइंट। बराबर। तो बच्चों आप इतने सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, अब आप लोग ये सारे पॉइंट्स नोट कर सकते हो। एक दो पॉइंट्स और बचे हैं, ठीक है, बट आप पहले ये नोट कर लो, फिर हम लोग बचे कुछ पॉइंट्स को कंप्लीट करते हैं। बराबर। यस, तो यहां से आपको लिखना चालू करना है बच्चों। अगेन लिखने के बाद आपको मॉड्यूल से एक बार रीड करना है। ठीक है, ओके, देखते हैं बच्चों आगे बढ़ के कि और कौन से बचे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे है जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स में कवर होने चाहिए। राइट। ओके बच्चों, अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है गाइडिंग प्रिंसिपल में, प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड एनवायरमेंट। सही है बच्चों, ये प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड एनवायरमेंट, अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटरनेशनल ट्रेड के चक्कर में हम लोग एनवायरमेंट को बिल्कुल दाव पे रख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे वही लिखा है, प्रोडक्ट शुड मीट हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो मतलब इंटरनेशनल ट्रेड में जो भी प्रोडक्ट्स ट्रेड हो रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको एक्चुअली इसके पहले के वीडियो में बताया था कि हैमलीज नाम की कंपनी, देखो यहाँ पे सीन से देखा, हैमलीज नाम की कंपनी है। ठीक है, ये खिलौने वाली कंपनी है और एक्चुअली ये यूके की कंपनी है। ओके, यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है और ये टॉय बनाती है, टॉयज बनाती है, खिलौने बनाती है। इंडिया में बहुत जगह मेट्रो सिटीज में बड़े बड़े मॉल्स में इनके स्टोर्स भी बच्चों। और मैंने आपको ये भी बोला था कि मुकेश अंबानी ने
एक स्टेक परचेज किया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। इंडिया के ऑपरेशंस हैवलीज के यही संभालती है। यहाँ नीचे लिखा भी देखो मैंने एडिशनल जानकारी के लिए, मुकेश अंबानी रिलायंस हैज टेकन स्टेक एंड कंट्रोल फॉर इंडियन ऑपरेशंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कंपनी है ना, वो हैवलीज में स्टेक ओन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये देखो कितना खतरनाक केस है, कॉज डेथ ऑफ अ चाइल्ड एज इट वाज नो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। एक छोटा बच्चा था जिसकी डेथ हो चुकी थी क्योंकि उसने खिलौना जो है वो निगल लिया। तो अगर आप खिलौने पे इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखोगे किस तरीके से उसको यूज करना चाहिए, then in that case आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई नहीं कर रहे हो। और डब्ल्यूटीओ का गाइडिंग प्रिंसिपल ये बोलता है कि प्रोटेक्शन हेल्थ और एनवायरमेंट का प्रायोरिटी पे है। सही है, सो दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब कभी भी इंटरनेशनल गुड्स जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, तो ये देखना बहुत जरूरी है कि हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मीट हो रहे क्या। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में मैंने आपको जैसे कि बताया था इसके पहले के यूनिट में कि अलग अलग टेस्ट जो कंडक्ट होते हैं, स्टैंडर्ड जो लगाए जाते हैं, प्रोसीजर्स जो होते हैं, मार्किंग होता है, लेबलिंग होता है, क्वालिटी का, तो ये सब चीज आपको करना बहुत जरूरी होगा, तभी आप वो चीज को एक्चुअली इंटरनेशनल मार्केट में सेल करने के लिए वो लायकी का होगा। बराबर, ठीक है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी मैंने आपको ये बताया बच्चों कि ये जनरल एग्रीमेंट ऑफ ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, दैट जो है इसमें ये नहीं था। ये जनरल काउंसिल जो है बच्चों, ये अगेन कौन सी काउंसिल है, जनरल काउंसिल मतलब ये डब्ल्यूटीओ का, यहाँ पे डब्ल्यूटीओ की बॉडी में ये होता है जनरल काउंसिल। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर में भी एक्सप्लेन किया था बच्चों। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का होना बहुत जरूरी है। दिस इज अगेन द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ डब्ल्यूटीओ, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। अलग अलग कंपनीज जो इंटरनेशनली कुछ बिजनेस करते हैं, सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, इनके बीच में कुछ झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी उसको रिजॉल्व करेंगे। अलग अलग कंट्रीज के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो रहा है, इंडिया और चाइना में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया, चाइना जिसको एग्री नहीं करता है, तो ऐसे डिस्प्यूट सेटल होंगे कहाँ पे, अगेन डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास। ये भी एक प्रिंसिपल है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है डब्ल्यूटीओ के पूरे के पूरे गाइडिंग प्रिंसिपल्स में। ओके, तो ये बच्चों ये बचे कुछ 2 पॉइंट्स अब आप लोग लिख सकते हो। और ये लिखने के बाद में यहाँ पे ये गाइडिंग प्रिंसिपल का पॉइंट होता है एंड। बच्चों आप लोग तुरंत साथ में ही लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये वीडियो होते हैं आपको सारे पॉइंट्स लिखने के बाद रिवीजन करना है, और एक बार ये सारे पॉइंट्स मॉड्यूल से क्विकली पढ़ लो, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। बराबर बच्चों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉसिबली इस यूनिट को एंड करने की कोशिश करेंगे। ओके।